हेलो नमस्ते सत श्री अकाल टू ऑल एप्लीकेंट्स। कैसे हो आप सब। तो आप सभी की भारी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए हम आज लेके आए हैं DVMS का वन शॉट, क्योंकि आपकी हालत हो रही होगी टाइट, क्योंकि परसों को है आपको पेपर। तो घबराने की कोई बात नहीं है जब तक लैपिक आपके साथ है। तो इस वन शॉट में हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं, और ना सिर्फ इतना, हम करेंगे PYQs एंड कुछ बच्चों की डिमांड थी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दो दीदी, तो उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो आप तैयार हो जाइए मेरे साथ DBMS की दुनिया में उड़ने के लिए। तो रजाई गद्दे ओढ़ लो, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ एक जगह, क्योंकि इस वन शॉट आपकी करा देगा पूरी फुल प्रिपरेशन टॉप लेवल की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने वन शॉट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। तो देखो ट्रांजैक्शन क्या होती हैं बच्चों। ट्रांजैक्शन मतलब एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है कि जो आप परफॉर्म कर रहे हो। मतलब कि जैसे आपको अपने दोस्त को, अच्छा दोस्त को तो आप ट्रांसफ़र इन करोगे, आपके दोस्त को आपको कुछ रुपये ट्रांसफ़र करना है, तो वो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में ट्रांसफ़र करेगा कि अपने अकाउंट में पहले चेक करेगा, फिर भेजेगा, फिर डालेगा, मतलब एक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, है ना। जैसे डाटाबेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो एक तरीके से ट्रांजैक्शन क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ डेटाबेस दैट एक्ट्स एज अ सिंगल एंड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है, इस सीक्वेंस ऑफ वन और मोर ऑपरेशंस है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी आप टास्क कर रहे हो वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधूरा रह गया, आधा रह गया। ठीक है, नहीं तो आपको सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, ए ट्रांजैक्शन मेक श्योर ईदर ऑल द टास्क आर डन सक्सेसफुली और नन ऑफ देम हैपन एट ऑल। ठीक है, दिस कीप्स द डाटाबेस एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। ओके, तो देखो डाटा वो ट्रांजैक्शन में कुछ आपके दो ऑपरेशंस होते हैं, एक तो रीड एक राइट। फॉर एग्जांपल देखो, या तो आप अपने अकाउंट बैलेंस को रीड करोगे या फिर उसमें कुछ बैलेंस डालोगे। ठीक है, तो इन ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस को चलिए समझते हैं। तो रीड ऑपरेशन क्या होता है, रीड ऑपरेशन इज लाइक फैचिंग डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। ठीक है, आप डाटा को फैच कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू चेक योर अकाउंट बैलेंस द ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म अ रीड ऑपरेशन टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द डाटाबेस। मतलब कि जब आप अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करते हो तो आप रीड करते हो अपने बैलेंस को। तो इसमें आपके कुछ स्टेप्स, मतलब जैसे आप कोई अपने बैंक अकाउंट बैलेंस में अपना अमाउंट चेक कर रहे हो, तो आप कैसे चेक करोगे। पहले तो आप लोकेट करोगे रिक्वायर्ड डाटाबेस को, फिर उस प्रोग्राम मेमोरी को बफर को एक उसकी कॉपी क्रिएट करोगे। ठीक है, और फिर रीड बैलेंस करोगे ताकि आपका बैलेंस आ जाए फ्रॉम डाटाबेस। ओके, तो एक सिंपल सा ऑपरेशन है, मतलब कि आप कैसे अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करोगे। ठीक है, सेम इज़ लाइक राइटिंग ऑपरेशन। राइटिंग ऑपरेशन क्या होगा खुद ही बताओ, डिपॉजिट करना। ठीक है, देखो द प्रोसेस ऑफ सेविंग और अपडेटिंग डाटा इन द डाटाबेस। फॉर एग्जांपल व्हेन यू डिपॉजिट मनी इनटू योर अकाउंट। ठीक है, द ट्रांजेक्शन्स अपडेट द न्यू बैलेंस बैक टू द डेटाबेस। इसको कैसे करोगे, सेम उसी की तरह है कि टेक द मॉडिफाइड डाटा, जो मॉडिफाइड डाटा है मतलब अपडेटेड बैलेंस है आपके अकाउंट का, फिर सेव इट बैक टू द डेटाबेस रिप्लेसिंग द ओल्ड वैल्यू, जो आपकी पुरानी वैल्यू थी उसे रिप्लेस कर दो और फिर बैलेंस को राइट कर दो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, देखो T1 जैसे आपका था 1000। ठीक है, आपने रीड आपने किया, आपको मिल गया कि 1000 वैल्यू है। फिर आपने क्या किया, x इज इक्वल टू x माइनस 500, मतलब कि उसमें से 500 हटा दिया, तो अब आपका हो गया 500। तो फिर आपने किया राइट। तो देखो ये था आपका रीड ऑपरेशन जिससे आपने पता किया कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, और ये था आपका राइट ऑपरेशन जिससे आपने पता किया आपने अकाउंट वो डिटेक्ट करके फिर जो वैल्यू आई वो आपने सेव कर दी। ठीक है, सेम है इन दिस केस। तो नाउ कंसीडर डेट इफ द डेबिट ट्रांजेक्शन ऑफ x फेल्स एट स्टेज 2। अगर इस वाले स्टेट पे आपकी ट्रांजेक्शन्स फेल हो जाए तो देन द वैल्यू ऑफ x रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड नो वैल्यू इज डिटेक्टेड। तो अभी यहाँ पे हम पहुँचे नहीं हैं, तो आपकी वैल्यू अभी 1000 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे आपकी फेल हो गई। तो इसमें दो मेजर ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है कमिट और एक होता है रोल बैक। कमिट क्या होता है,
आपके काम को सेव करने के लिए परमानेंटली। अगर मैं यही कमिट लिख दूँ यहाँ, तो आपका ये 1000 ही रहेगा, है ना। और रोल बैक होता है जैसे आपको अपने ट्रांजेक्शन्स कर दी पर कुछ फेलियर आ गया, तो आपको प्रीवियस वाले स्टेप पे जाना हो तो आप वहाँ यूज़ करोगे किसका, रोल बैक का। ओके, तो देखो ट्रांजेक्शन आपकी यही थे, दो ऑपरेशंस होते हैं। पहली बात तो ट्रांजेक्शन है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, फिर उसमें दो ऑपरेशन वो होते हैं, रीड एंड राइट ऑपरेशन, और फिर उसके अंदर आपकी दो मेजर ऑपरेशन होते हैं, कमिट और रोल बैक। अब देखो ट्रांजेक्शन की जो जान है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो ट्रांजेक्शन अगर आए तो आपको लिख के ही आनी है, वो है आपकी एसिड प्रॉपर्टीज़। ये वो वाला एसिड नहीं है केमिस्ट्री वाला, याद रखना। तो कभी बेस एसिड लिखे आओ, डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस, तो ये एसिड डिफरेंट है DBMS वाला। इसमें क्या है, A स्टैंड्स फॉर एटोमिसिटी, C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, I स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन, D स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक को समझना। एटोमिसिटी क्या होती है बताओ। देखो एटोमिसिटी इज़ लाइक, या तो 70 में से 70 लाओ, नहीं तो 0 आउट ऑफ 70 लाओ। 30-40 की वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मतलब कि एटोमिसिटी या तो टास्क पूरा कंप्लीट होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, अधूरा तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो एटोमिसिटी इज वन ऑफ द की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन इन DBMS. It ensures that a transaction is treated as a single individual unit of work. एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क मानी जाती है ट्रांजेक्शन, और या तो वो पूरी कंप्लीट होगी नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो डाटाबेस इज नेवर लेफ्ट इनकम्प्लीट और इनकन्सिस्टेंट। तो एटोमिसिटी का तो ये है, इसके कुछ की पॉइंट्स है देखो कि या तो ऑल या फिर नथिंग, पार्शियल चेंजेस की हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रह रही है। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपने अपने अकाउंट से 5000 रुपये निकाले, ठीक है, तो इसमें दो मेजर ऑपरेशंस हैं कि आपके अकाउंट से पहली बात 5000 जाएंगे, और फिर ATM में से वो कैश निकल के आएगा 5000 कैश, है ना। तो अगर एटोमिसिटी फॉलोड है तो देखो दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप 5000 वहाँ से डिडक्ट करोगे और 5000 कैश आपके ATM से निकल जाएंगे, पैसे ही पैसा। ठीक है, लेकिन अगर एटोमिसिटी नहीं होती तो क्या हो जाता है कभी कभी कि 5000 आपके अकाउंट से निकल जाते हैं, और मतलब 5000 आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं और कैश नहीं निकल पाता है, हो जाता है आपके साथ मोई मोई फिर, है ना। तो इसलिए ही यूज़ करते हैं हम एटोमिसिटी। एटोमिसिटी में दो ऑपरेशन होते हैं, एक अबॉर्ट एक कमिट। तो अबॉर्ट में क्या होता है, अगर ट्रांजेक्शन्स अबॉर्ट हो जाती हैं तो आपको जो भी चेंजेस हैं वो नहीं दिखाई देंगे। वाइल कमिट में क्या होता है कि जो भी चेंजेस हैं आपको दिख जाते हैं, फिर आप बोलोगे माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। ठीक है, तो आप फिर क्या बोलोगे, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। फिर आपका होता है एसिड, तो C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या करती है, कंसिस्टेंसी इज रिमेन्स डाटाबेस रिमेन्स इन वैलिड एंड करेक्ट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर अ ट्रांजेक्शन। मतलब कि जिस वैलिड स्टेट में वो ट्रांजेक्शन से पहले था उसी वैलिड स्टेट में वो ट्रांजेक्शन के बाद भी रहेगा। ओके, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स क्या होते हैं, वैलिड स्टेट टू वैलिड स्टेट, मतलब वैलिड स्टेट से वैलिड स्टेट में जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स। कंसिस्टेंसी एंश्योर दैट द डाटाबेस रूल्स लाइक फॉरेन की कंसिस्टेंट डाटा कीज आर अलाउड फॉलो, मतलब कि वो रूल्स को फॉलो करे। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एरर होती है इसमें, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको समझ आएगी। फिर देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो कि आपके पास अकाउंट A में 1000 रुपये थे, अकाउंट तो आपने ट्रांसफ़र करे 1000 रुपये अकाउंट A से अकाउंट B में। ओके, तो टोटल मनी इन A + B शुड रिमेन द सेम। ऐसे इससे छोड़ो, इससे समझो। 1000 रुपये आपने अकाउंट A से निकाल दिए, ठीक है, और B में डाले हैं, तो आपके अकाउंट A में पहले 5000 थे, तो अब आपके में रह गए 4, क्योंकि आपने 1000 रुपये B में डाल दिए, और B में पहले थे 3000, अब आपने 1000 डाल दिए तो वहाँ रह गए 4। अब देखो ट्रांजेक्शन से पहले टोटल अमाउंट कितना था, 5 + 3 8000। ट्रांजेक्शन के बाद अमाउंट कितना हुआ, 4 + 4 4000। कुछ चेंज हुआ, तो वन वैलिड स्टेट टू वन वैलिड स्टेट ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। तो यही होती है आपकी कंसिस्टेंसी।
और अगर कुछ हो जाता, और कंसिस्टेंसी एंश्योर्स क्या करती है कि टोटल, ये तो मैंने बता दिया, देखो इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग कंसिस्टेंसी एंश्योर्स दैट द 1000 डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट इज रोल बैक लीविंग द सिस्टम अनचेंज। मतलब अगर कुछ हो जाता है तो कंसिस्टेंसी ये एंश्योर करती है कि वो 1000 रुपीज़ जो आपके अकाउंट से कट गई हैं वो वापस आपके अकाउंट में चले जाएं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ये डाटाबेस को आपके रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाती है, एरर को प्रिवेंट करती है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। ठीक है, अब देखते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन इज़ लाइक कि बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजेक्शन साथ में चल रही हूँ पर एक से एक दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। एक ट्रांजेक्शन कह रही है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी ट्रांजेक्शन कह रही है मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली रन हो रही हैं। तो ईच ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड एज इट इज़ द ओनली वन हैपनिंग इवन इफ मैनी आर कॉन्करेंटली हैपनिंग। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता तो वो कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों करेगा। टेम्परेली लॉक्स होते हैं। लॉक्स मतलब इस टाइप से होते हैं कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पास एक लॉक हो जाएगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो इसमें टेम्परेली लॉक्स असाइन किए जाते हैं कि द सिस्टम में यूज लॉक्स और अदर टेक्निक्स टू टेम्परेली प्रिवेंट अदर ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम एक्सेसिंग सेम डाटा। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लो कि एक यूज़र है, उसने एक सीट बुक कर दी। ठीक है, और यूज़र बी ने भी सेम सीट बुक कर दिया सेम टाइम। तो अगर आइसोलेशन नहीं होती तो क्या होता, दोनों सीट कंफर्म हो जाती है और दोनों पहुंच जाते हैं उसी सीट पे और बोलते भैया मेरी सीट है, वो बोलता नहीं मेरी सीट है, दोनों में वही लड़ाई हो जाती। लेकिन आइसोलेशन जब था तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन 1 इज प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन 2 वेट्स अंटिल इट इज कंप्लीट। मतलब कि पहली सीट जब तक खाली नहीं होगी तब तक बी वाली सीट बुक नहीं कर पाता, है ना। तो आइसोलेशन से क्या होता है, डर्टी रीड को प्रिवेंट करता है। डर्टी रीड इज़ लाइक कि किसी ने कुछ काम किया और उसने कमिट नहीं किया, इनकम्प्लीट है, लेकिन दूसरे ने वो रीड कर लिया। ठीक है, अवॉइड लॉस्ट अपडेट, इनको डीप में समझेंगे आगे। अब लॉस्ट अपडेट क्या होता है कि टू ट्रांजेक्शन ओवरराइटिंग ईच अदर, मतलब कि एक ने कुछ लिख दिया और दूसरे वाले ने वो पढ़ा भी नहीं और अपना कुछ और लिख दिया, तो पीछे वाले ने जो किया उसको ओवरराइट कर दिया। तो ये डर्टी रीड को प्रिवेंट करता है, अवॉइड लॉस्ट अपडेट्स और डाटा की एक्यूरेसी को मेंटेन रखता है। अब आते हैं आपकी ड्यूरेबिलिटी पे। ड्यूरेबिलिटी एंश्योर करता है कि वंस अ ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, उसके जो चेंजेस हुए हैं वो परमानेंट रहें, चाहे आपका सिस्टम टूट जाए, फूट जाए, पावर फेलियर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार सेव हो गया तो सेव हो गया। तो परमानेंट चेंजेस होते हैं इसमें, स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नो डाटा लॉस आफ्टर कमिट। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर 1000 रुपये कट गए हैं आपके अकाउंट से और पेमेंट कंफर्म हो गई है, तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके वो 1000 रुपये आपके बैंक से कट गए हैं, आपका अकाउंट बैलेंस अपडेट हो गया। अब चाहे आपका सिस्टम टूट जाए, फूट जाए, क्रैश हो जाए, आपके उतना ही अमाउंट रहेगा। लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी नहीं होती तो क्या होता है, इफ़ अ सिस्टम क्रैश देयर इज़ अ रिस्क ऑफ पेमेंट बीइंग लॉस्ट। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता। अब ड्यूरेबिलिटी कैसे अचीव होती है, राइट अहेड लॉगिंग से, बैकअप रिकवरी, ट्रांजेक्शन लॉग्स। राइट अहेड लॉगिंग क्या होती है कि बिफोर कमिटिंग अ ट्रांजेक्शन चेंजेस आर लॉग्ड इन अ सिक्योर स्टोरेज। तो मतलब कि चेंजेस होने, मतलब कि ट्रांजेक्शन जैसे हुई तो चेंजेस एक सिक्योर स्टोरेज में स्टोर हो जाएंगे, है ना। और बैकअप एंड रिकवरी क्या होता है कि जो आपका रेगुलर बैकअप्स होते हैं सिस्टम में, जो कि डाटा को स्टोर करके रखता है, अगर कुछ हो जाता है तो आप वहाँ से रिकवर कर सकते हो। अब है आपका ट्रांजेक्शन लॉग्स, तो रिकॉर्ड ऑल द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन टू हेल्प रिकवर डाटा आफ्टर फेलियर। तो लॉग्स मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, तो आप अगर कुछ हो जाता है बाई चांस तो आप वहाँ से चीज़ें ले सकते हो। अब ड्यूरेबिलिटी इम्पोर्टेंट क्यों होती है, एज्योर डाटा इज नॉट लॉस्ट आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शंस, मेंटेन ट्रस्ट, गारंटी डाटाबेस रिफ्लेक्ट्स द कमिटेड चेंजेस नो मैटर व्हाट। ठीक है, अब इसकी थोड़ी बेसिक समरी, एटोमिसिटी क्या होती थी
कि वो या तो पूरा होगा या अधूरा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी क्या थी कि मैं वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट पे जाऊंगा। आइसोलेशन क्या थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी क्या थी, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या होता है, पहले तो होता है आपका एक्टिव स्टेट, है ना। जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो स्टार्टिंग में आपको मज़ा आता है तो आप एक्टिव रहते हो, फिर धीरे धीरे लूज होने लगते हो। तो ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन में पहला स्टेट क्या होगा, एक्टिव, पर आज नहीं होगे लूज आप। तो एक्टिव से अब जाएगा पहले पार्शियली कमिटेड में। अगर वहाँ कुछ दिक्कत होती है तो फिर आ जाएगा फेल्ड में, और फेल्ड के बाद अगर उसे अवॉर्ड करना होगा तो अवॉर्ड में करेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती तो सीधा कमिटेड में जाएगा और फिर एंड हो जाएगा। तो या तो कमिट होगा या फिर अबॉर्ट होगा। तो अब देख लेते हैं एक्टिव स्टेट क्या होता है। ए ट्रांजेक्शन इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, इट इज इन प्रोसेस ऑपरेशन लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड अपडेटिंग। तो मतलब एक्टिव स्टेट में सब पर काम कर रहा है। पार्शियली कंप्लीटेड क्या होता है कि उसने अपने सारे ऑपरेशंस कर दिए हैं पर अभी परमानेंटली सेव नहीं किया है ना। लाइक ट्रांसफरिंग मनी, द सिस्टम हैज़ कैलकुलेटेड अ न्यू बैलेंस बट हैज़ नॉट सेव्ड द चेंजेस टू डाटाबेस। अब कमिटेड क्या होता है, कमिटेड मतलब कि हाँ सब कुछ हो गया है, पैसे कट गए हैं, पैसे सेव हो गए हैं, अपडेटेड बैलेंस अपडेट हो गया है। अब फेल्ड क्या होगा कि कुछ एरर आ गया और आपको फेल्ड स्टेट में जाना पड़ गया, तो ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड एंड डाटाबेस रिमीन्स अनचेंज, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अबॉर्टेड में क्या होगा कि जैसे कि ट्रांजैक्शन मैनुअली कैंसिल हुई या फेल हुई तो वो अबॉर्ट स्टेट में जाएगा, और फिर जो चेंजेस मेड किए गए हैं वो रोल बैक हो जाएंगे, मतलब फिर से वापस पहले जैसे हो जाएंगे। और टर्मिनेटेड तो है ही आपका फाइनल स्टेट जिसमें आपके सारा डाटा सेव हो गया। तो मतलब कि जाएगा एक्टिव से पार्शियली में जाएगा, और पार्शियली में जाके अगर कुछ सब कुछ ठीक रहता है भगवान की दुआ से तो कमिट हो जाएगा, नहीं तो फिर फील्ड में जाएगा और फिर फील्ड में चेक करेगा, अगर कुछ हो सकता है तो हो जाए, नहीं तो फिर अबॉर्ट ही होगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये रहा एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, फिर एक्टिव, फील्ड, अबॉर्टेड, टर्मिनेटेड, दो टाइप के वो आपके स्टेट फ्लो हैं। अब आते हैं आपके शेड्यूल पे। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लाइक रीड, राइट, कमिट फ्रॉम मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर। तो शेड्यूल क्या डिटरमाइन करता है कि हाउ आपकी ट्रांजेक्शन्स कैसे चल रही हैं, उनका ऑर्डर, ठीक है, कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन साथ में कैसे कैसे चल रही हैं एक तरीके से। तो ये आपका कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सीरियल इज़ लाइक सीरियली चलना, नॉन सीरियल इज़ लाइक नॉन सीरियली चलना। कॉन्फ्लिक्ट में अब समझते हैं हम, और व्यू में होता है मतलब फाइनल रिजल्ट सेम आए। और कॉन्फ्लिक्ट में इज़ लाइक कि आप उसको सीरीज ऑफ ऑपरेशन को सीरियल में कन्वर्ट कर सको। चलो समझते हैं, यहाँ से समझते हैं। तो सीरियल शेड्यूल पहले क्या होता है, वन आफ्टर द अनदर, तू चल फिर मैं चलता हूँ, फिर तू चल फिर दूसरा चलेगा फिर तीसरा, मतलब कि एक से एक लाइन में चलना। इज अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन शेड्यूल वेयर ट्रांजेक्शन्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर विदाउट एनी ओवरलैप, है ना। तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है शेड्यूलिंग की, जिसमें कि एक चल रहा है फिर उसके पीछे दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, ऐसे चलते जा रहे हैं। जैसे कि ये है, इसने रीड किया, फिर कुछ अपडेट किया, फिर राइट किया, फिर रीड किया, फिर कुछ अपडेट किया, फिर राइट किया, तो T1 एंड हो गया, फिर T2 स्टार्ट हुआ, है ना। फिर तो इसने कुछ काम किया। तो इसमें क्या है की पॉइंट्स, कि वन ट्रांजेक्शन एट अ टाइम हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं, कंसिस्टेंट है ना। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तो अगर एक अब नॉन सीरियल पढ़ लेते हैं। तो नॉन सीरियल में क्या होगा, देखो सीरियल में अगर सेम सीक्वेंस में चल रहा है तो साफ सीधी बात है नॉन सीरियल में नहीं होगा। देखो वेयर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स आर इंटरलीव्ड और एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, आपका डाटा एनोमलीज आ सकती हैं और कॉन्फ्लिक्ट आ सकती हैं अगर ढंग से मैनेज नहीं किया गया है तो देखो इसने रीड किया, फिर कुछ अपडेट किया, इसने रीड किया, बीच में आ गया, ये चल रहा था, ये बीच में आ गया, फिर इसने कुछ अपडेट किया, फिर इसने राइट किया, फिर इसने रीड किया। तो मतलब कि इंटरलीविंग ऑपरेशन चल रही है, पहले ये कर रहा है, फिर 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 ये कर रहा है, तो बीच साथ साथ में कर रहे हैं, कॉन्करेंटली चल रही है। तो इससे क्या है, इंटरलीव्ड ऑपरेशन आ रहे हैं।
तो ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स आर इंटरलीव्ड फॉर अ ट्रांजेक्शन माइट रीड अ डाटा वाइल अनदर ट्रांजेक्शन इज राइटिंग टू द सेम डाटा, मतलब कोई रीड कर रहा कहीं राइट कर रहा, तो इससे दिक्कत आ सकती है अगर आपने ये ढंग से मैनेज नहीं किया है तो। कॉन्करेंसी हो रही है इसमें, तो ये इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस बाय अलाउइंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन टू एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। कॉन्फ्लिक्ट आ सकती हैं आपकी अगर ढंग से मैनेज नहीं किया है, लाइक डर्टी रीड, लॉस्ट अपडेट, नीड प्रॉपर मैनेजमेंट, तो इसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए, लॉकिंग टाइम स्टैम्प्स, डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए तो जिससे आपका ये ढंग से चले। ठीक है, नॉन सीरियल शेड्यूल्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल और एक होता है आपका यही होता है आपका, देखते हैं अभी। ठीक है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स, और तो इसमें क्या होता है, ए नॉन सीरियल शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ इट ऑपरेशन कैन बी रीअरेंज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट स्वैपिंग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग टू, मतलब कि सुनो, जैसे ये थी यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो कि अगर हम इन सबको एक सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर दें, मतलब एक ही लाइन, एक ही उसमें लाइन में, मतलब कि पहले ये कर रहा है फिर ये कर रहा है विदाउट अफेक्टिंग उसका ऑर्डर, है ना, मतलब अगर हम कॉन्फ्लिक्ट वाले नॉन सीरियल को सीरियल में कन्वर्ट कर दें विदाउट अफेक्टिंग कि वो काम कैसे कर रहा है, तो फिर उसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कि वो दोनों डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, और एसेस द सेम डाटा, सेम डाटा को एसेस करनी चाहिए, और एटलीस्ट उनमें से एक राइट ऑपरेशन हो। ठीक है, लाइक इसमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ए शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ आफ्टर स्वैपिंग अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इट कैन बी कन्वर्ट इनटू सीरियल शेड्यूल। ये ठीक है, ये तो अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन कौन से होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कब कब होता है, अगर जैसे रीड और राइट हो रहा हो, या राइट राइट हो रहा हो, या राइट और रीड हो रहा हो। ठीक है, याद रखना किस किस केस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, रीड राइट या रीड रीड या फिर राइट और रीड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें हमें बताना है कि वेदर अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट या नोट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं, तो हमने देखा है कि किस किस केस में होता है, रीड राइट, राइट राइट और राइट रीड। तो देख लेते हैं क्या कहीं ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ रीड और राइट हो रहा हो साथ में। देखो यहाँ रीड ए हो रहा है, कहीं राइट ए हो रहा है, फिर नहीं हो रहा यहाँ, और यहाँ रीड बी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ 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 कुछ नहीं हो रहा, फिर रीड ए और यहाँ हो रहा है देखो राइट ए, है ना, तो रीड राइट ऑपरेशन आ गया, रीड ए और राइट ए। ठीक है, अब देखो और देखो यहाँ देखो रीड ए और राइट, अच्छा रीड बी था ये, अच्छा ये तो हो गया ना, हाँ ये देखो रीड बी और यहाँ राइट बी, तो मतलब कि दूसरे ट्रांजेक्शन्स में है, और ऐसे रीड राइट ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, और राइट राइट ऑपरेशन देखेंगे, और राइट और रीड ऑपरेशन देखेंगे, तो ऐसे सारे निकाल लेंगे जिनमें ये हो रहा हो, है ना। जैसे मैं इसे छोटा कर दूँ जिससे आपको चमके, तो देखो पहले क्या, T3 में रीड ए और राइट ए, तो रीड राइट वाला हो गया, देखो रीड ए और राइट ए। ठीक है, अब देखो T2 में राइट रीड बी और राइट बी। ठीक है, अब देखो रीड सी और राइट सी। ठीक है, ये अब एक आपका है राइट सी और रीड सी और राइट सी, तो T2 में रीड राइट सी है ना, तो ये देखो राइट रीड वाला भी हो रहा है और राइट राइट वाला भी हो रहा है। ठीक है, राइट राइट वाला तो ओके, मतलब कि मैंने आपको रीड रीड बता दिया था क्या कॉन्फ्लिक्ट, ये होते हैं रीड राइट, राइट राइट, राइट रीड, मेरे को याद नहीं है, पता नहीं मैंने आपको क्या बताया, अब देख लो अगर मैंने गलत बताया तो रीड रीड, रीड राइट, राइट राइट और राइट रीड। ठीक है, रीड रीड नहीं होता, तो इसमें फिर इसको करेंगे ड्रॉ, ये लिखने के बाद फिर इसको करेंगे ड्रॉ, जैसे कि T3 से जा रहा है T1 पे, T3 से T1 बना दिया, फिर T2 से जा रहा है T3 पे,
T2 से T3 बना दिया, T2 से जा रहा है T1 पे, T2 से T1 बना दिया, T2 से जा रहा है T1 पे, ठीक है। तो ये बनाने के बाद फिर चेक करेंगे कि अगर देयर आर नो लूप्स और साइकिल, ना लूप है ना साइकिल है, तो ये शेड्यूल एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, ठीक है। तो इस टाइप से चेक करते हैं आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो ये ऑपरेशन चेक करते हैं जिसमें हो रहे हैं वो ऐसे साइड में लिख देते हैं, फिर उसको ड्रॉ करते हैं। अगर उसमें लूप और साइकिल नहीं हो तो वो आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अंडरस्टूड? बढ़िया, ठीक है। अब ये है आपका कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियलाइजेबिलिटी। इसमें यह क्या होता है कि अगर हम नॉन सीरियल को सीरियल में कन्वर्ट कर दें तो वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियलाइजेबिलिटी होती है विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशंस, कि वही उसी सीक्वेंस में चले जिसमें चल रहा है। तो अगर हम एस को एस डैश में कन्वर्ट कर दें तो वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। तो टारगेट इज परफॉर्म स्वैपिंग इन एस डैश, इसमें टू रीच टू एस, ये सीरियल है ना, तो इसको भी सीरियल अगर बना सकें तो देखो, अगर मैं राइट बी और राइट ए और रीड बी को ऊपर नीचे कर दूं, तो देखो अगर ये बी पे कर रहा है और ये ए पे कर रहा है तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। तो इन दोनों को नॉन कन्फ्लिक्टिंग है, तो दोनों को ऊपर नीचे स्वैप कर दिया, राइट नीचे पहुंचा दिया, रीड ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये ए पे काम कर रहा है, ये बी पे काम कर रहा है। अगर मैं इनको ऊपर नीचे कर दूँ कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे कर रहा है, एक दूसरे पे कर रहा है। तो ऊपर नीचे कर दिया तो देखो एस डैश एस के इक्वल आ गया, तो हैंस बस एस डैश के इक्वल आ गया, वही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखो रिकवरेबल शेड्यूल्स क्या होते हैं। ए शेड्यूल इज रिकवरेबल इफ वेन एवर ट्रांजेक्शन रीड डाटा रिटर्न बाय अनदर द सेकेंड ट्रांजेक्शन मस्ट कमिट बिफोर द फर्स्ट डज। मतलब कि लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो किसी ट्रांजेक्शन वन ने ए राइट किया और ट्रांजेक्शन 2 ने रीड किया फिर ए को, तो ट्रांजेक्शन 2 मस्ट कमिट ओनली आफ्टर ट्रांजेक्शन 1 कमिट्स टू अवॉइड इशू, ठीक है। ट्रांजेक्शन मस्ट कमिट ओनली आफ्टर द मतलब कि जैसे कोई ट्रांजेक्शन चल रही है, उसने ये ए ने राइट किया तो इसको कमिट कर देना है, फिर ही दूसरा वाला कमिट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो अगर इसने कुछ किया, ए ने कुछ किया, बी ने उसे रीड किया, ठीक है, और उसने कमिट कर दिया, और फिर अगर ए ने रोल बैक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर रिकवर नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर ए ने कुछ किया तो ए को कमिट करने दो, और फिर बी कुछ करेगा, बी मतलब ए ने कुछ किया, बी ने रीड किया, तो ए को पहले कमिट करने दो, तभी बी कमिट करेगा, ठीक है। अब है आपका कास्केडलेस शेड्यूल। तो इसमें क्या होता है, इफ़ नो ट्रांजेक्शन रीड डाटा रिटर्न बाय एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शंस दिस प्रिवेंट्स कास्केडिंग रोलबैक्स वेयर वन फेलियर कॉज ट्रांजेक्शन टू बी रोलबैक। मतलब कि ट्रांजेक्शन 1 ने राइट किया ए, ट्रांजेक्शन 2 ने रीड किया ए, ओनली ऑफ द ट्रांजेक्शन 1 इज कमिटेड। तो ये मतलब उस टाइप से होता है कि फिर रोल बैक्स की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर ए ने कुछ किया तो उसको कमिट करने दो, पहले उसे बिल्कुल कंफर्म होने दो कि हाँ यही है ना। तो बी फिर उसे रीड कर ले और फिर चाहे कमिट कर दे, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रोल बैक तो देखो होने से रहा, क्योंकि उसने बोल दिया है, उसने पूरा 100% कंफर्मेशन दे दिया है कि मैंने कमिट कर दिया, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रोल बैक्स को प्रिवेंट करेगा ये। फिर रिकवरेबल में वही होता है कि आपको देखना होता है कि ए पहले कमिट कर दे तभी बी उसको कमिट करे, ठीक है। तो ये आपके 2 हो गए शेड्यूल्स। अब आया आपका व्यू शेड्यूल्स क्या होते हैं DBMS में, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो व्यू शेड्यूल इज अनदर टाइप ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल दैट एंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ डाटाबेस बाय मेंटेनिंग रीड राइट ऑपरेशंस। देखो इसमें मतलब कि ऐसा होता है कि आपके जैसे शेड्यूल्स हैं तो वो उसे फ़र्क पड़ता है कि जो फाइनल चीज़ आ रही है, फाइनल आउटपुट वो सेम होना चाहिए, ठीक है। A schedule is view serializable if it produces the same result in terms of data values read written as some serial schedules। तो क्या है कि उसकी जो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। A schedule is view serializable if all transaction the values are read during the transaction execution। तो देखो की पॉइंट्स क्या होते हैं,
सेम फाइनल आउटपुट जो मैंने बताया कि सेम आना चाहिए, रीड द सेम डाटा और राइट डिपेंडेंसी, ठीक है। इफ अ ट्रांजेक्शन राइट्स अ डाटा सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन डेट रीड द डाटा आइटम सो रीड द वैल्यूज बाय रिटन बाय द मोस्ट रिसेंट। मतलब एक तरीके से उसका मेन चीज़ जो है कि फाइनल आउटपुट जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। इसकी कंडीशन से समझ आएगा आपको। देखो, इनिशियल रीड, इफ अ ट्रांजेक्शन रीड्स अ डाटा एक्स द फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट रीड्स एक्स इन द शेड्यूल मस्ट रीड। मतलब कि जो अगर ट्रांजेक्शन रीड कर रही एक्स तो जो बाकी हैं वो भी एक्स को रीड करेंगी उसी शेड्यूल में। फाइनल राइट, मतलब फाइनल राइट अगर एक शेड्यूल से हमें कुछ मिल रहा है तो दूसरे से भी वही मिलेगा, है ना। तो व्यू शेड्यूल मतलब कि देखने में सही, वो देखने में वो हो, सेम हो, लाइक राइट रिजल्ट उसका सेम प्रोड्यूस करे। तो रीड और कॉन्फ्लिक्ट में क्या था कि वो उसे हम शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकें। तो रीड राइट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें। A transaction reads X, the value it reads should be consistent with the last transaction that wrote X in the serial schedule। तो मतलब वायलेशन नहीं होना चाहिए रीड राइट डिपेंडेंसी का, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट रहें। तो व्यू सीरियलाइजेबल में मेन चीज़ ये है कि आपका फाइनल जो है वो सही सेम रहे। अब आता है आपका लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स। देखो, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं आपकी, ये यूज़ होती हैं मतलब कि जैसे कोई टास्क कर रहा है तो उसको आप एक लॉग दे दो कि भाई तू लॉग ले ले और कोई तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। ऐसे समझ लो कि कमरा है किसी के पास, वो कुछ काम कर रहा है तो उसको लॉक दे दिया, लॉक लगा लिया उसने, उससे कोई ट्रांसफ़र नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जब वो लॉक खोलेगा तभी उसको दूसरी फिर ट्रांजेक्शन्स एक्वायर करेगी। तो एक लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल इज अ कॉन्करेंसी कंट्रोल मेथड दैट यूजेस लॉक्स टू मैनेज द एक्सेस टू द डेटाबेस, ठीक है। तो जो मेन गोल होता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल का, वो इंश्योर करता है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन कॉन्करेंटली रन कर सकें विदाउट ऐसी वायलेटिंग एसिड प्रॉपर्टीज़। तो मतलब ठीक है ना कि वो एक काम कर रही है तो दूसरा जब भी करेगा जब उसका काम हो जाए। तो लॉक इज़ अ मैकेनिज्म दैट ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन एक्सेस द डाटा। तो ये दो टाइप के होते हैं, शेयर्ड लॉक और एक एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। शेयर्ड लॉक में क्या होता है, शेयर्ड लॉक में वो ट्रांजेक्शन रीड कर सकती हैं पर मॉडिफाई नहीं कर सकती हैं, है ना। तो अगर किसी ने शेयर्ड लॉक ले सकता है तो वो उसको रीड कर सकती है, दूसरी मॉडिफाई नहीं कर सकती। तो T1 एंड T2 कैन बोथ होल्ड अ शेयर्ड लॉक ऑन डाटा एक्स, बोथ कैन रीड। जैसे लॉक है इसके पास, T1 के पास लॉक है तो ये रीड कर रहा है, साथ साथ में T2 भी रीड कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने जब अनलॉक कर दिया तब वो राइट ऑपरेशन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। अब एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्लूसिव लॉक अलो करता है राइट अ डाटा आइटम, मतलब कि ये एक टाइम पे एक के पास ही होगा और उस टाइम पे ना कोई दूसरी ट्रांजेक्शन रीड करेगी ना राइट करेगी। तो जैसे यहाँ पे T1 के पास एक्सक्लूसिव लॉक है तो इसके पास है तो इसने रीड भी करा राइट भी किया, जो मन आया इसने वो किया। इतने में T2 कुछ भी नहीं करेगा, ना रीड करेगा ना राइट करेगा, ठीक है। और जब ये लॉक को छोड़ देगा तो ये अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। वाइल शेयर में क्या होता था, वो रीड कर सकता है साथ में, तो शेयर में रीडिंग चल सकती है साइड बाय साइड। अब देखो लॉक क्या होता है, रिक्वेस्टिंग अ लॉक, मतलब कि वो लॉक को मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे लॉक चाहिए, मुझे काम करना है। अनलॉक क्या होता है कि मैं उसका लॉक छोड़ देना उसे कि मेरा काम हो चुका है। अब लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स के दो रूल्स होते हैं, ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज होता है कि जब ट्रांजेक्शन को लॉक चाहिए होता है ना, जब वो रिलीज़ नहीं करते, जब वो लॉक चाहिए होता है उसे। दिस फेज रिप्रेजेंट द टाइम व्हेन द ट्रांजेक्शन इज एक्वायरिंग ऑल नेसेसरी लॉक विदाउट द असेसिंग द डाटा। श्रिंकिंग क्या होता है, जब वो लॉक को छोड़ रहा होता है, रिलीज़ कर रहा होता है, जब उसका काम हो जाता है, ठीक है। और जब वो एक बार लॉक छोड़ दे, वन इट स्टार्टेड रिलीजिंग लॉक इट कैन नॉट एक्वायर मोर लॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं टू फेस लॉकिंग क्या होती है। तो टू फेस लॉकिंग इसी के ऊपर बेस्ड होती है, ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेस के। इसमें फेज 1 में आ जाता है ग्रोइंग फेस, जब वो एक्वायर कर रहा है लॉक को, और फेज 2 में आ जाता है श्रिंकिंग फेस, जब वो रिलीज कर रहा है लॉक को, है ना। तो टू फेस लॉकिंग में क्या होता है, ये लिख के आना है आपको, ग्रोइंग फेस और श्रिंकिंग फेस। तो दिस एंश्योर्स दैट
वन आ ट्रांजेक्शन रिलीज अ लॉक इट कैन नॉट मॉडिफाई द डाटा एनी मोर विच प्रोवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट एंज्योर्स अ सीरियल शेड्यूल। मतलब कि जब इसने एक ने लॉक ले लिया कि मुझे काम करना है, तो जब उसने काम करके वापस लॉक दे दिया तो वो वापस नहीं लेगा, क्योंकि उसने ले लिया, उसने अपने चांस कंप्लीट कर चुका है वो। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ। फिर है आपकी लॉक कंपेटिबिलिटी। देखो लॉक अगर इसके पास मतलब अगर शेयर लॉक है इसके पास, तो दूसरा उस लॉक को एक्वायर कर रहा है तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक के पास शेयर चल रहा है और दूसरा एक्सक्लूसिव मांग रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि वो रीड का है और ये राइट करना चाह रहा है, तो इतने में नहीं होगा। एक्सक्लूसिव शेयर भी नहीं होगा, एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो मतलब रीड साथ में हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। तो शेयर्ड लॉक इज compatible with another shared lock because multiple transaction can read the same data, पर एक्सक्लूसिव लॉक नहीं है। अब देखो डेडलॉक इन लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। तो डेडलॉक कब आता है? देखो डेडलॉक इज लाइक, अगर मेरी यहाँ कोई ट्रांजेक्शन है और मैं वेट कर रही हूँ इसके कंप्लीट होने का, और ये महान जी वेट कर रहे हैं इसके कंप्लीट होने का। अब ना भैया तू कंप्लीट होगा ना मैं कंप्लीट होंगे, तो फिर ये दोनों आपस में वेट ही करते रह जाएंगे, है ना। तो यही केस होता है डेडलॉक में। ये देखो T1 लॉक्स A एंड वेट्स फॉर B, ठीक है। T2 लॉक्स B एंड वेट्स फॉर A, दोनों एक दूसरे को लॉक करके वेट कर रहे हैं, तो दूसरे का कोई भी कंप्लीट नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी वेट करते रह जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो ये तो डेडलॉक हो गया। अब डेडलॉक प्रिवेंशन एंड हैंडलिंग देखेंगे। तो डेडलॉक डिटेक्ट कैसे करते हैं कि अगर चेक करता है कि इफ़ डिटेक्टर साइकिल और डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, मतलब जैसे यहाँ पे एक साइकिल बन रही है, तो अगर साइकिल डिटेक्ट हो रही है तो सिस्टम रोल बैक करेगा वन ऑफ द ट्रांजेक्शन टू ब्रेक द साइकिल। तो मतलब एक ट्रांजेक्शन पे रोल बैक करेगा, जैसे अगर यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो ये रोल बैक करेगा एक ट्रांजेक्शन पे। अब अवॉइड कैसे करते हैं? अवॉइड करने की हैं तुम्हारी दो टेक्निक्स, वेट एंड डाई और वाउंड एंड वेट। तो देखो वेट एंड डाई क्या होता है, अगर ओल्डर ट्रांजेक्शन आर अलाउड टू वेट फॉर यंगर वंस बट यंगर वंस आर अबॉर्टेड। देखो अगर किसी यंगर वन के पास लॉक है ना, तो ओल्डर वन आई, है ना, तो ओल्डर वन आई और यंगर वन के पास लॉक है तो वो वेट करेगी। ठीक है, क्योंकि ओल्डर वन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वाइल अगर ऐसा केस है कि ओल्डर वन के पास लॉक है और यंगर आई, तो फिर यंगर जो है वो मर जाएगी, डाई हो जाएगी। ठीक है, यंगर की कोई इज्जत ही नहीं, छोटे बच्चे की कोई इज्जत नहीं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर यंगर के पास लॉक है और ओल्डर आती है तो वो वेट करेगा, ओल्डर वेट करेगा, लेकिन अगर यंगर को चाहिए तो वो डाई हो जाएगा। बाउंड वेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो देखो बाउंड वेट क्या होती है, बाउंड वेट इज सिमिलर है वेट डाई से थोड़ी सी। देखो बाउंड वेट में क्या होता है कि अगर हमारे पास ओल्डर है और वो मतलब कुछ काम कर रही है और यंगर आया, है ना, तो यंगर करेगा वेट। ठीक है, लेकिन अगर यंगर कुछ काम कर रहा था, उसके पास लॉक था और ओल्डर आ गई, तो वो वाउंड हो जाएगी, मतलब यंगर का काम हटा देंगे और ओल्डर वाली लॉक ले लेगी, है ना। तो ये होता है, इसमें तो डाई हो जाती है, वेल इसमें यंगर वेट करती है, और अगर यंगर काम कर रही है और ओल्डर आ गई तो फिर यंगर का काम वाउंड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ना आप इससे देख सकते हो, ओल्डर ऐसे देखो, ओल्डर और यंगर, ओल्डर आई तो वेट करेगी, यंगर आई तो डाई हो जाएगी, ओल्डर आई तो बाउंड कर देगी पीछे वाले को, यंगर आई तो वेट करेगी। अब देखो टाइम आउट्स क्या होते हैं, टाइम ट्रांजेक्शन आर गिवन अ मैक्सिमम टाइम टू होल्ड लॉक्स इफ अ ट्रांजेक्शन डज नॉट गेट द रिक्वायर्ड लॉक विद इन द टाइम बोर्ड इट इज़ अबॉर्टेड। मतलब कुछ टाइम दिए जाते हैं ट्रांजेक्शन को, जैसे यहाँ कुछ काम चल रहा है और यहाँ ट्रांजेक्शन आई, तो इसको कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा कि तुम्हारा मैक्सिमम टाइम है लॉक, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम है लॉक को होल्ड करने का, कुछ टाइम है। अगर ट्रांजेक्शन डज नॉट गेट द रिक्वायर्ड लॉक, अगर उसको वो लॉक नहीं मिला तो वो अबॉर्ट हो जाएगी, है ना। जैसे आई और उसको मैक्सिमम टाइम में कुछ लॉक को होल्ड करने का, अगर उसे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो अबॉर्ट हो जाएगी। अब देखो लॉक्ड बेस्ड प्रोटोकॉल्स की एडवांटेजेस क्या हैं।
डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, ठीक है। लॉकिंग एंश्योर्स दैट ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन मॉडिफाई अ डाटा एट अ टाइम, अवॉइडिंग ये लॉस्ट अपडेट डर्टी राइट ऐसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके। सपोर्ट्स कॉन्करेंसी, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, ओके। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डेडलॉक हो सकता है, ब्लॉकिंग हो सकती है, ओवरहेड हो सकती है, मतलब कि वो लोग एक्वायर ही करके रहे और कुछ होना, उस ऐसे केसों में मतलब ब्लॉकिंग हो जाएगी। और मतलब डेडलॉक क्रिएट हो सकता है और ओवरहेड हो सकती है, क्योंकि ओवरहेड ड्यू टू द नीड ऑफ एक्वायरिंग एंड रिलीजिंग लॉक्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो लॉक वॉइस प्रोटोकॉल्स में थोड़ी दिक्कत कर देती हैं। इसकी समरी देख लेते हैं एक बार। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल क्या करती है? लॉक्स को एक्सेस करती है डाटा को मेंटेन रखने के लिए। टू फेस लॉकिंग में क्या होता था? ग्रोइंग और सिंकिंग फेस आ जाते थे। डेड लॉक क्या होता है? जब एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए वेट करती रह जाए। एडवांटेजेस क्या था? कंसिस्टेंसी, कॉन्करेंसी, सिंपल टू इम्प्लीमेंट। डिसएडवांटेजेस थी डेडलॉक, ब्लॉकिंग। अब देखो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स क्या होती है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स आर अलाउड टू एसेस डाटा आइटम्स इन द वे देयर टाइम स्टैम्प। मतलब इसमें क्या होता है कि एक टाइम अलॉट हो जाता है, जैसे ए को दे दिया मैंने 1, बी को मैंने दे दिया 2, ठीक है। तो क्या होगा, 1 पे जब आया तो ए काम कर रहा होगा, जब बी आ जाएगा 2 टाइम है उसका, तो जब 1 का काम हो जाएगा तो बी करेगा। सी को कुछ टाइम है, जब उसका जी का टाइम मतलब जो उससे पहले वाले का टाइम था जब वो हो जाएगा तब वो काम करेगा। देखो फॉर रीड ऑपरेशन, टी कैन रीड अ डाटा आइटम एक्स इफ, टी रीड कर सकता है एक्स को कब? इफ टी टाइम स्पेन इज ग्रेटर देन द टाइम स्पेन ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट लास्ट रोड टू एक्स। मतलब कि अगर जो ट्रांजेक्शन ऐसे फॉर एग्जांपल ए है, अगर उसका टाइम स्पेन है 1, तो वो बी जो नई आई मतलब टी आई यहाँ पे जैसे, तो टी उसको रीड कब कर सकता है? जब इसका टाइम स्पेन ए से ज़्यादा हो, मतलब 2 हो, इस टाइप से। ऐसी राइट ऑपरेशन में है कि राइट कब कर सकता है? जब टी का टाइम स्पेन ज़्यादा हो पीछे वाले से, है ना, मतलब कि वो बाद में आ रही हो। तो ये बेसिक रूल हैं रीड और राइट के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो T1 का है टाइम स्पेन 1, T2 का है 2 और T3 का है 3। तो नाउ सपोज T1 राइट्स टू डाटा x, T1 ने x लिख दिया, तो फिर T2 राइट करेगा, T2 रीड करेगा और फिर T3 राइट करेगा। तो एक सीक्वेंस में चलेगा इनके टाइम के हिसाब से। देखो फॉर T2 टू रीड x द सिस्टम विल चेक T2 टाइम स्पेन इज लेटर देन T1 टाइम स्पेन, नहीं उसके बाद में है कि नहीं। इफ़ इट इज़ दैट रीड ऑपरेशन विल सक्सेस, अदरवाइज T2 अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे इसका 0 होता बाई चांस तो ये अबॉर्ट हो जाता, ठीक है। अब देखो टाइम स्पेन में एडवांटेजेस क्या है? लॉकिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा आराम से, डेड लॉक अवॉइड करेगा, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, हाई एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ट्रांजेक्शन रोलबैक, द प्रोटोकॉल रिक्वायर्स ट्रांजेक्शन रोलबैक व्हेन कॉन्फ्लिक्ट ओकर। तो मतलब इसको रोलबैक चाहिए होता है कि जैसे व्हेन अ ट्रांजेक्शन टू ट्राइज टू परफॉर्म एन इलीगल रीड और राइट ऑपरेशन, फ्रीक्वेंट रोलबैक्स कैन रिड्यूस द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो इसमें रोलबैक्स चलती रहती हैं। ओवरहेड, टाइम मैनेजमेंट का ओवरहेड होता है कि किसको कितना टाइम दें। आउटडेटेड राइट्स, इन सम केसेस राइट ऑपरेशन में भी आउटडेटेड देयरफॉर इग्नोर्ड, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा टाइम हो जाए तो आउटडेट हो जाएगी, वो ज़्यादा टाइम के लिए वेट करती रह जाए। तो इसमें डिसएडवांटेज होगी रोल बैक, ओवरहेडेड, टाइम मैनेजमेंट, आउटडेटेड। समरी क्या है कि यूनिक टाइम स्पैन दे देता है और डेडलॉक फ्री है, ट्रांजेक्शन रोल बैक को रिजल्ट करता है। लेकिन अब आती हैं आपकी वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स इन DBMS। तो वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं? तो देखो इट इज़ अ टाइप ऑफ concurrency control protocol in database that ensures serializability, unlike log based protocol time span। मतलब कि जैसे लॉग्ड बेस्ड प्रोटोकॉल और टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल में चीज़ें होती हैं, ये फोकस करता है 3 चीज़ पे। वैलिडेशन बेस्ड फोकस करता है 3 चीज़ पे, रीड फेस, वैलिडेट फेस, राइट फेस। रीड फेस में वो रीड करेगा सारा डाटा को, वैलिडेट में वैलिडेट करेगा, राइट में राइट करेगा। कैसे समझ लेते हैं। देखो
रीड फेज में क्या करेगा, ट्रांजेक्शन परफॉर्म ऑल इट्स रीड ऑपरेशन, ठीक है। द ट्रांजेक्शन रीड डाटा फ्रॉम द डाटाबेस बट डज नॉट परफॉर्म एनी राइट्स, ठीक है, कुछ बस रीड करेगा जो भी चीज़ें हैं। वैलिडेट फेज में क्या करेगा, वो वैलिडेट करेगा, इसमें वो चेक करेगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रही है ना। इट चेक्स इट कैन कमिट इट्स ऑपरेशन विदाउट वोलेटिंग द सीरियलाइजेबिलिटी। द वैलिडेशन फेज इन्वॉल्व वेरीफाइंग इफ एनी अदर ऑपरेशन हैव रिटर्न टू द डाटा, है ना। तो इन पहले फेज में क्या किया, उसने रीड किया, दूसरे में वैलिडेट किया, और राइट वाले में तो राइट कर देगा नॉर्मली, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं रहा है। तो द ट्रांजेक्शन इज वैलिडेटेड इफ इट एंटर्स द राइट फेज, द ट्रांजेक्शन राइट्स इट चेंजेस टू द डाटाबेस एंड कमिट्स। इफ द ट्रांजेक्शन फेल्स वैलिडेशन, मतलब अगर वैलिडेशन फेल हुई तो अबॉर्ट हो जाएगा। तो क्या था, ट्रांजेक्शन स्टार्ट, चेक करेगा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो अबॉर्ट कर देगा, अगर नहीं तो फिर वो राइट कर देगा। तो दो टाइप की इसमें वो होती है वैलिडेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जनरल वैलिडेशन और टू फेज वैलिडेशन। जनरल में क्या होता है, नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स आर वैलिडेटेड बिफोर दे आर कमिटेड, ठीक है। बट टू फेज में क्या होता है, वो पहले एग्जीक्यूशन फेज में जाएगा, इसमें कोई वैलिडेशन नहीं होगी, बस ये ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और सेकेंड फेज में कंप्लीट करेगा एग्जीक्यूशन, इसमें जाएगा वैलिडेशन फेज में। तो जनरल में क्या हुआ, where all the transactions are validated before they are committed, transactions are validated in parallel and if they pass the validation they are committed। तो मतलब पैरेलली ये चलती रहती है, वैलिडेट होके कमिट, वैलिडेट होके कमिट। पर टू फेज में क्या होता है, पहले रीड वाले फेज में जाएंगी और फिर राइट वाले में जाएंगी, पर इसमें आर वैलिडेटेड बिफोर दे आर कमिटेड, मतलब नॉर्मली पैरेलली चल गई एक ही स्टेप में। एडवांटेजेस क्या हैं, लॉकिंग की कोई चिंता नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक एग्जीक्यूशन चल रहा है, बेटर फॉर लो कंटेनेशन, मतलब जो कम ऐसी चीज़ हो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट कम ओकर करे वहाँ पे ये हेल्पफुल है। हाई कॉन्कुरेंसी है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ट्रांजेक्शन रोल बैक होती है अगर अबॉर्ट हो रही है, ओवरहेड इन वैलिडेशन, नॉट सुटेबल फॉर हाई कंटेंशन, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वहाँ ज़रूरत मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है, डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कंसाइडर करते हैं T1 एंड T2। T1 रीड कर रही है XY को और T2 राइट कर रही है X और Z को। तो when T1 finishes reading it enters the validation phase and checks if T2 has written to X or not. If T2 has written to X there is a conflict and return, मतलब देखो T1 आया, रीड कर दिया और राइट कर दिया, रीड कर दिया मतलब X और Y को। तो अब T1 पहले रीडिंग फेज में गया, अब जाएगा वैलिडेट फेज में, अब चेक करेगा कहीं ऐसी तो चीज़ नहीं है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। तो देखो ये चेक करेगा, ये रीड X कर रहा है और दूसरी राइट X कर रही है, तो हमने पढ़ी थी ना वो कंडीशन, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट। तो यहाँ देखो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रीड और राइट आ रहे हैं, तो इस केस में कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो रोल बैक कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये रीड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा होता, T2 भी रीड ही कर रहा होता, तो फिर क्या होता, पहले वो रीड फेज में जाता T1 के लिए, फिर वैलिडेट फेज में वैलिडेट कर देता कि हाँ जी भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर उसको कमिट कर देता, फिर T2 पे जाता, है ना। तो ऐसे चलता। अब वैलिडेशन फेज समझ आ गया आपको कि क्या करता है, ये रीड फेज में जाता है फिर वैलिडेट फेज में जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं, नो नीड टू फॉर लॉकिंग, डेडलॉक फ्री है, एफिशिएंट है लो कंटेंटेशन में। डिसएडवांटेज है कि रोल बैक करता रहता है, और मेन चीज़ की वो हाई जब जहाँ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ काम नहीं आता। ठीक है, यहाँ आपका ये ख़त्म हो जाता है। अब चलिए पढ़ते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन रिलेशनल डाटाबेस टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन इज लाइक, देखो बहुत सारे डाटा है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, तो उसको एक जगह इकट्ठा करना, को डुप्लीकेट्स हटाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर से डिपेंडेंसी हटाने के लिए अच्छे से नॉर्मलाइज करके एक अच्छे फॉर्मेट में रखना जिससे सारी चीज़ें डिपेंडेंसी रिमूव हो जाएं। तो गोल क्या है, डाटा इज स्टोर्ड लॉजिकली रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन मेकिंग इट ईजियर टू मेंटेन, मतलब कि ईजी बनाने के लिए और डुप्लीकेट्स रिडंडेंसी डिपेंडेंसी को हटाने के लिए। तो नॉर्मल फॉर्म्स हमारी कुछ टाइप्स की होती है, 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, 5NF और BCNF।
तो अब एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक है। तो वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ए रिलेशन इज इन वन एन एफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें मेन चीज़ होती है आपकी एटोमिसिटी, कि एक कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यूज, नॉन रिपीटिंग एरेज आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स और एरेज आर अलाउड, मतलब कि इसमें एटोमिसिटी पर ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल समझते हैं, ये जो है ये 1NF में नहीं है, क्योंकि देखो मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना। तो इसको 1NF में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 101 के लिए 2 हैं, तो 101 मैथ्स और 101 साइंस, ऐसी 102 के लिए। तो मतलब ये 1NF इज़ लाइक एटोमिसिटी, 1 से क्या आप समझ रहे हो, 1, तो मतलब एटोमिसिटी यूनिक रहेगा, मल्टीपल नहीं आएंगी। तो इसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है ऐसी छोटी सी प्यारी सी, ठीक है, और फिर एक टेबल बना देनी है और फिर शो कर देना है ऐसे। अब आते हैं आपके 2NF पे। 2NF क्या होता है, 2N ये देखो ऐसे लिंक्ड है, जैसे 1NF है ना, तो 1NF तो ठीक है, 2NF है तो 2NF के लिए 1NF में होना चाहिए पहली बात, ठीक है। 3NF है तो 3NF के लिए 2NF में होना चाहिए पहली बात, दूसरी बात, ठीक है। तो अब 2NF में क्या होता है, 2NF में इज़ कि ईच नोन की एट्रीब्यूट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, मतलब कि जो नोन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की पे, पार्शली नहीं। पार्शली मतलब कैसे, देखो पार्शली डिपेंडेंसी क्या होती है, पहली बात तो व्हेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स ऑन ए पार्ट ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल देखो हियर कोर्स स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी दोनों प्राइमरी की हैं, है ना, बट कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर नेम डिपेंड्स ऑन कोर्स आईडी, मतलब कि अगर हमें कोर्स आईडी मिल जाए तो हमें स्टूडेंट आईडी की तो ज़रूरत नहीं है, कोर्स आईडी मिल गई, हम कोर्स नेम लिख सकते हैं और इंस्ट्रक्टर का नेम ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, ये सब फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है तुम्हारे प्राइमरी कीज़ पे, है ना। तो ये फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए। तो इसको फुल्ली डिपेंडेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको 2 टेबल में ब्रेक कर दिया। पहली टेबल हमने ये बना दी और दूसरी टेबल हमने ये बना दी। अब देखो कोर्स आईडी फुल्ली डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी पे, और ये दोनों फुल्ली डिपेंडेंट हैं तुम्हारे कोर्स आईडी पे, ठीक है। तो अब ये है 2NF में, ख़त्म कहानी। अब आते हैं 3NF में। 3NF में होने के लिए उससे पहले 2NF में होना चाहिए, ठीक है। 3NF में होने के लिए पहले उसे 2NF में होना चाहिए, और देयर आर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मतलब कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हियर इंस्ट्रक्टर फोन डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्टर, ये इस पर डिपेंड करता है और ये इस पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ ट्रांजिटिव नेचर चल रहा है, तो 3NF में क्या होता है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। 2NF में क्या था आपका, फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए। 3NF में भी ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी लिख दी, कोर्स आईडी लिख दी, ठीक है, फिर कोर्स आईडी और इंस्ट्रक्टर लिख दिया, और फिर इंस्ट्रक्टर एंड फ़ोन नंबर इंस्ट्रक्टर फ़ोन लिख दिया। तो अब ये इस पर डिपेंडेंट है, इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है, तो अब कोई ट्रांजिटिव नेचर नहीं है, ओके। अब देखो BCNF क्या होता है। BCNF के लिए सबसे पहली बात है कि वो 3NF में हो, सेम एज हम जैसे पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। फिर फॉर नॉन एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसली A-B का सबसेट होना चाहिए, A इज़ अ सुपर की, ठीक है, मतलब A सुपर की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्डिंग टेबल। समझ लेते हैं, जैसे यहाँ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी प्राइमरी की हैं, है ना, प्राइमरी की हैं, बट इंस्ट्रक्टर डिपेंड्स ऑन ओनली कॉलेज आईडी, मतलब ये सिर्फ कॉलेज आईडी पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंस कॉलेज आईडी इज़ नॉट सुपर की इट्स वायलेट्स BCNF, ठीक है। तो मतलब कि वो सुपर की पे डिपेंड होने चाहिए हर चीज़। तो कन्वर्ट कर देंगे इसे BCNF के लिए कैसे, विथ कोर्स आईडी को ऐसे बना देंगे सुपर की और इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और दूसरी टेबल एक और बना देंगे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी की। तो अब ये फुल्ली डिपेंडेंट है सुपर की पे, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट है ये दूसरी वाली से, ऐसी इसमें, ठीक है। अब आते हैं 4NF पे। 4NF के लिए ज़रूरी है पहली बात कि वो BCNF हो,
ठीक है, ये बीच में घुस गया इनके 3 और 4 के BCNF। अब है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज ना हो। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी व्हाट दिस इज मीन की जैसे कि इस हियर स्टूडेंट ID डिटरमाइंस स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड हॉबी, they are independent multiple values of subject and hobby leads to unnecessary redundancy। सब्जेक्ट एंड हॉबी, सॉरी स्टूडेंट है भी नहीं, सब्जेक्ट हॉबी, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को अलग अलग कर देंगे। जैसे हमने पहली 2 टेबल को अलग कर बना लिया, इन दोनों को अलग बना लिया और बाकी दूसरे वाले को ऐसे बना लिया। तो अब ये हमने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज हटा दी और अब नॉर्मली लिख दिया, ठीक है। अब है आपका 5NF। 5NF के लिए क्या होगा, देखो 5NF के लिए क्या होगा, पहली बात तो वो 4NF में हो, है ना। और इसके अंदर आपकी जॉइंट डिपेंडेंसीज ना हो। जॉइंट डिपेंडेंसीज मतलब कि हमारे पास टेबल है कोई बड़ी सी, तो अगर हम उसे छोटी 2 टेबल में ब्रेक कर दें और फिर उन 2 छोटी टेबलों को उस बड़ी टेबल को बनाने के लिए यूज़ करें तो कोई डाटा लॉस ना हो, ठीक है। तो वो जॉइंट डिपेंडेंट ना हो, वो हो गया आपकी 5NF, ठीक है। तो अब इनका समरी क्या थी, 5NF 1NF क्या होता है, एटॉमिसिटी होती है उसमें। 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए। और 3NF में रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। BCNF क्या होता है, एवरी डिटरमिनेंट इज अ सुपर की पे बेस्ड होना चाहिए। 4NF में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए और 5th में जॉइंट डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, ओके। तो देखो 4NF और देख लेते हैं एक बार, मेरे को लग रहा 4NF समझने हैं। तो 4NF क्या होता है, ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को रिमूव कर देता है। मतलब कि देखो स्टूडेंट ID ये हैं, अब देखो ये दोनों एक दूसरे से हैं इंडिपेंडेंट। देखो हियर स्टूडेंट ID डिटरमाइन सब्जेक्ट एंड हॉबी, दे आर इंडिपेंडेंट इन मल्टी वैल्यूज फॉर स्टूडेंट एंड हॉबी। मतलब कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं लेकिन डिपेंडेंट है इस पे। तो ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल डिपेंडेंसी। तो इसलिए रिमूव करता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज। तो इनको अलग अलग कर दिया, तो ये रिमूव हो गई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। अब ये खत्म या अब आता है फाइल सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंस। अब देख लेते हैं इसको। देखो फाइल सिस्टम क्या होता है, रुक जा बस इतने बड़ा। हाँ, फाइल सिस्टम में क्या होता है, डाटा स्टोर होता है इंडिविजुअल फाइल्स में, ओके। और डाटाबेस में क्या होता है, सेंट्रलाइज डाटाबेस में स्टोर होता है, ओके। डाटा रिडंडेंसी क्या होती है, इसमें हाई होती है फाइल सिस्टम में, डुप्लीकेट फाइल्स आ सकती हैं, वाइल डाटाबेस में लो होती है। कंसिस्टेंसी जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है मेंटेन करने में फाइल सिस्टम में, वाइल इसमें डाटाबेस में सेंट्रलाइज्ड रहती है। इंटीग्रिटी हार्ड होती है मेंटेन करनी, इंटीग्रिटी इसमें इजी होती है। सिक्योरिटी लिमिटेड रहती है, इसमें स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। तो सब कुछ होता है डाटाबेस में, जो नहीं होता वो आप फाइल सिस्टम में लिख दोगे। कैन नॉट डिफाइन रिलेशनशिप मैनेज नहीं करता, बट इसमें करता है यूजिंग कीज़, ठीक है। जैसे इसमें टेक्स्ट फाइल और स्प्रेडशीट, इसमें MySQL एंड PostgreSQL। तो मतलब कि इंटीग्रिटी ये साइड के याद रख लो, इसमें कुछ भी नहीं होता फाइल सिस्टम में, इसमें होता है। डाटा स्टोरेज कैसे होती है, इसमें फाइल्स में, इसमें डाटाबेस में। इसमें रिडंडेंसी ज़्यादा होती है, इंटीग्रिटी कम होती है, सिक्योरिटी नहीं होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब DBMS का आर्किटेक्चर समझते हैं। देखो इसमें आर्किटेक्चर कैसे होता है कि जैसे कि ये क्लाइंट है, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2, ये एक तीनों लिंक्ड हैं आपके एक डाटाबेस से, सर्वर से, ठीक है। तो आर्किटेक्चर हमारे 2 टाइप, ये लेवल 1 लेवल 2। देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, द सर्वर एंड द डाटाबेस आर प्रेजेंट एट सेम लेवल। मतलब देखो 2 टायर आर्किटेक्ट, 2 टाइप के टायर आर्किटेक्चर होते हैं। 2 टायर में क्या होता है, वैसे 3 टाइप के होते हैं, 1 टायर 2 टायर 3 टायर। तो यहाँ पर 2 टायर आर्किटेक्चर में 1 टायर इतना पूछा नहीं जाता। तो 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन क्लाइंट एंड डाटाबेस सर्वर, ठीक है।
द सर्वर एंड द डाटाबेस आर प्रेजेंट एट सेम लेवल। जो वन टायर होता है ना, उससे भी देख लो एक बार कि अभी आ जाए। तो वन टायर में क्या होता है, डायरेक्टली होता है उसमें, मतलब डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है एक ही सिस्टम पे वो, और डाटाबेस को भी और सर्वर को भी, मतलब दोनों क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। और टू टायर में क्या होता है, टू टायर में क्या होता है, डाटाबेस कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर सेम लेवल पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ क्लाइंट है और यहाँ एक सर्वर है, ठीक है। तो क्लाइंट एक इंटरफेस, द यूजर इंटरफेस विच रिक्वेस्ट्स आर मेड, क्लाइंट वहाँ से, और हैंडल करे सर्वर करेगा हैंडल रिक्वेस्ट। तो ये मतलब कि एक उससे लिंक्ड है कि दोनों सेम लेवल पे हैं और डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ है क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट, तो क्लाइंट एप्लीकेशन डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द डाटाबेस सर्वर। फिर रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई, है ना, मतलब कि देखो क्लाइंट दोनों सेम लेवल पे हैं, लेकिन यहाँ क्लाइंट से एक रेस्पॉन्स गया, फिर रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई और रेस्पॉन्स आया। पर वन में क्या होता है, एक ही जगह पे रहते हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट ने रिस्पॉन्स भेजा, रिक्वेस्ट भेजी सॉरी, और ये रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई और फिर यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया। की फीचर क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन क्लाइंट एंड डाटाबेस, ठीक है। द क्लाइंट मस्ट कंटेन द लॉजिक टू इंटरटेक्ट विद द डाटाबेस। एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्टर कम्युनिकेशन होती है एंड सिंप्लिसिटी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्केलेबिलिटी इशू है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता है। टाइट कपलिंग है क्योंकि कनेक्टेड द क्लाइंट एंड डाटाबेस सर्वर आर टाइटली कनेक्टेड, मेकिंग चेंजेस डिफिकल्ट। लिमिटेड सिक्योरिटी है, पुअर परफॉर्मेंस है। ओके, अब आते हैं आपके थ्री टायर की आर्किटेक्चर पे। इसमें क्या होता है, आपका एक एप्लीकेशन सर्वर होता है बीच में, दोनों के क्लाइंट होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, फिर आपका डाटाबेस होता है। तो इसमें क्या है, क्लाइंट लेयर है पहले तो, ठीक है। क्लाइंट लेयर है जो आपकी रिक्वेस्ट भेजती है, क्लाइंट लेयर है जो आपकी रिक्वेस्ट भेजती है। फिर आपका ऐप सर्वर जो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और आगे को प्रोसेस करता है। फिर आपका डाटाबेस इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है और फिर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस क्या था आपका टू टायर में, क्या था, यहाँ आपकी रिक्वेस्ट गई, यहाँ प्रोसेस हुई और यहाँ रिस्पॉन्स आया। और थ्री टायर में क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, यहाँ एप्लीकेशन सर्वर है, यहाँ प्रोसेस हो रही है, फिर ये डाटाबेस सर्वर पे जा रही है, ठीक है। तो ये वाले डायग्राम्स बना देना। अब एडवांटेजेस क्या है इसकी, इम्प्रूव्स स्केबिलिटी, सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाती है इस वाले में, ईजियर मेंटेनेंस हो जाती है, रिज्यूबिलिटी हो जाती है और लोड बैलेंसिंग हो जाती है। जैसे स्केबिलिटी कैसे हो जाती है, मल्टीपल यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसके बीच में एक सर्वर होता है, आपका लेयर होती है। चेंजेस इन द लेयर, वन लेयर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अनदर, ठीक है, और रीयूजेबल कर सकते हैं, ये सब हो गया। अब आपका डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, हाई कॉस्ट होता है, ठीक है, लेटेंसी हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा लेयर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो स्लाइटली थोड़ी दिक्कत प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। अब ईआर डायग्राम की थ्योरी देखते हैं। ईआर डायग्राम क्या है आपका, ये है एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसमें आपकी कुछ एंटिटीज़ होती हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में कैसे कैसे रिलेशन क्या क्या हो रहा है वो सबको डिफ़ाइन करती है। जैसे कि आपकी एंटिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आपके एट्रीब्यूट क्या होता है, मतलब किसी भी एंटिटी की कोई प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि स्कूल है तो स्कूल का नेम क्या हो गया, एक स्कूल हो गया आपका एंटिटी, स्कूल का नेम क्या हो गया आपका एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट को हम ऐसे ओवल से करते हैं और इनके बीच के रिलेशनशिप को हम करते हैं इससे, डायमंड से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, टीचर एक एंटिटी है, एट्रीब्यूट क्या है, टीचर का नेम, टीचर का सब्जेक्ट, टीचर की एज, रिलेशन क्या है, टीचर्स, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के एक एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। तो ये आपका एक ईआर डायग्राम हुआ स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिलेशनशिप का। ऐसी ही है एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का, कि एम्प्लॉय की दो एंटिटी हैं, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट और इनकी एट्रीब्यूट्स हैं,
तो देखो स्टेप्स क्या हैं किसी ईआर डायग्राम को ड्रॉ करने के। तो पहले तो आपको पता करनी होती हैं कि क्या क्या एंटिटीज़ हैं, फिर एट्रीब्यूट पता करने होते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर आपको ये पता करना होता है कि प्राइमरी की कौन सी है, मतलब कि जो सबको यूनिकली डिफाइन करे। ठीक, तो फिर देखते हैं इसमें पहले आप एक काम करो, वो समझ लेते हैं कि प्राइमरी की ये सब क्या होती हैं। देखो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की होती है एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर जो किसी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करे, मतलब वो यूनिक होता है। जैसे रोल नंबर हो गया, आपका आईडी हो गई, और वो कभी नल नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है और इसकी कोई डुप्लीकेटर नल नहीं होगी है, वो यूनिक रहती है। ठीक है, प्राइमरी की इज़ यूनिक और कैन नॉट बी नल। कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, लेकिन प्राइमरी इन मतलब कि ये देख लो कि ऐसी कीज़ आईडी या रोल नंबर ऐसा कुछ जो यूनिकली डिफाइन कर रही हो, लेकिन प्राइमरी की को हटा के वो सारी होगी कैंडिडेट की। ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी और ईमेल दोनों यूनिक हैं, इसलिए ये कैंडिडेट कीज़ हैं, लेकिन एक सिर्फ इनमें से एक प्राइमरी की बन जाएगी। जैसे स्टूडेंट आईडी प्राइमरी बन गई तो बाकी जो बची वो कैंडिडेट की बन गई। ठीक है, फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की होती है कि जो टेबल्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करे। जैसे कि यहाँ स्टूडेंट आईडी है और नेम है ना, तो और मतलब कि ये जैसे एक टेबल है और अगर एक और टेबल होती जहाँ पे लिखा होता नेम और उसका कोई कोर्स, तो मतलब कि नेम आपकी एक फॉरेन की हो जाती है जो यहाँ से इस डाटे में रिलेशन मेंटेन कर रही है ना। तो इस तरीके से जैसे इन दिस केस देखो, यह स्टूडेंट आईडी और नेम है और यहाँ मार्क स्टूडेंट आईडी है, मार्क्स और स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आपके जो है फॉरेन की का काम कर रही है, जो कि दो टेबल की डाटा को ज्वाइन कर रही है। पहले इसने इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर इन दोनों को किया। ठीक है, कंपोजिट की क्या होती है, जब एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कॉलम का कॉम्बिनेशन हो, मतलब कि दो कॉलम को कंबाइन करना। ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी का कॉम्बिनेशन एक यूनिक की है, इन दोनों को मेंटेन करके एक यूनिक की क्रिएट हो रही है, इसलिए कंपोजिट की है। सुपर की क्या होती है, वो की जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, उससे सुपर की कहते हैं। प्राइमरी की और कैंडिडेट की भी सुपर की का पार्ट होती है। मतलब सुपर की इज़ लाइक कि हाँ यूनिकली आइडेंटिफाई करे, मतलब कि जैसे स्टूडेंट आईडी था ऊपर वाले में और नेम था। ठीक है, तो ये दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं एक रिकॉर्ड को, जैसे स्टूडेंट आईडी और मेल सब सुपर कीज़ हैं ये सब। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कीज़। अब देख लेते हैं, देखो एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स से, रेक्टेंगल बॉक्स से। बी के एंटिटी को कैसे, डबल रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया। ये रिलेशन एट्रीब्यूट ऐसे, मल्टी वैल्यूड है एट्रीब्यूट तो ऐसे, जैसे फ़ोन नंबर एक मल्टी वैल्यूड है। ड्राइव्ड है तो ऐसे डॉटेड लाइन से। ड्राइव्ड मतलब जैसे कि आप DOB से एज को ड्राइव कर सकते हैं, तो एज आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो गया। और अगर प्राइमरी की है तो ओवल बनाया और उसके नीचे स्लैश। ठीक है, समझ आ गया, ये तरीके हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। पहले होते हैं आपके एक सिंपल एट्रीब्यूट्स, नॉर्मल जैसे नेम और एज। कंपोजिट क्या होते हैं, जो दो से ज़्यादा चीज़ों से बने हो, जैसे कि नेम आपका फर्स्ट और लास्ट नेम से बना होता है, फुल नेम, सर नेम। ड्राइव्ड मतलब वही मैंने समझा जिसको हम ड्राइव कर सकें, जैसे एज को हम ड्राइव कर सकते हैं DOB से। की एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके क्या क्या हो गए, सिंपल हो गया आपका, मल्टी वैल्यूड हो गया, मतलब सिंपल हो गया आपका, कंपोजिट हो गया, ड्राइव्ड हो गया और की एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, एक मल्टी वैल्यूड भी होता है। मल्टी वैल्यूड होता है जिसमें जो मैंने ऊपर समझाया, मतलब कि एक से ज़्यादा चीज़ आ सकती है, जैसे फ़ोन नंबर। तो इधर क्या क्या है आपका, सिंपल, कंपोजिट, ड्राइव्ड और की। अब समझ लेते हैं डाटा इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी से आप क्या समझते हो, वही मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो डाटा इंडिपेंडेंसीज इन DBMS refers to the ability to modify the data schema at one level without affecting the schema at higher level। मतलब कि एक लेवल पे जो चेंजेस कर रहे हैं वो दूसरे लेवल को अफेक्ट ना करे, वो ही आपकी डाटा इंडिपेंडेंसी है। जैसे लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होगी,
इसमें देखो लेयर होती है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल आपकी, ये कंसेप्चुअल और ये प्राइमरी लॉजिकल और आपके एक्सटर्नल। तो अगर हम किस लॉजिकल स्कीमा में चेंज कर रहे हैं और वो कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एक्सटर्नल स्कीमा में, तो वो होगी आपकी लॉजिकल इंडिपेंडेंसी। जैसे कि एडिंग अ न्यू फाइल टू टेबल, ठीक है। फिजिकल क्या होगी, अगर आप फिजिकल स्कीमा में कुछ चेंज कर रहे हो और वो चेंज अफेक्ट नहीं कर रहा आपके लॉजिकल को, तो वो होगी आपकी फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, ठीक है। लॉजिकल क्या होगी, लॉजिकल में चेंज कर रहे हो और एक्सटर्नल में चेंज नहीं हो रहा। फिजिकल क्या होगी, फिजिकल में चेंज कर रहे हो लॉजिकल में नहीं हो रहा। अब देख लेते हैं हम डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। देखो, DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्ट्रक्चर क्या है, डाटा इज स्टोर्ड इन फाइल्स, ठीक है, और RDBMS में वो टेबल्स में स्टोर होता है। और आपका DBMS में डज नॉट एनफोर्स रिलेशनशिप बिटवीन डाटा, बट रिलेशनल डाटाबेस में वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की। डाटा एसेस, डाटा कैन रिट्रीव स्पेसिफिक डाटा बट लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हम यूज़ नहीं कर सकते, पर रिलेशनल में हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग लाइक SQL वगैरह, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इज यूज़ नहीं होती नॉर्मल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, पर RDBMS में यूज़ होती है, ठीक है। ये कुछ इसके डिफरेंसेस थे, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं होती, इसमें रिलेशनशिप होती है। इसमें आप रिट्रीव नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को, इसमें कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन नहीं होती, इसमें होती है, ठीक है। अब है आपकी डाटाबेस लैंग्वेज, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो डाटाबेस लैंग्वेज आपकी होती हैं कुछ, जैसे DML, DCL, TCL, ठीक है। इनको पढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो क्यों यूज़ होती हैं, कम्युनिकेशन विद इन द डाटाबेस, विद द डाटाबेस, कम्युनिकेट करने के लिए डाटाबेस में, ठीक है। यूज टू क्रिएट मेंटेन डाटाबेस ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये DDL क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई एंड डिफाइन डाटाबेस स्कीमा। और DML क्या होता है, मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो देखो, डेफिनेशन मतलब कि जैसे क्रिएट करना, ठीक है। यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जैसे इसमें कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे क्रिएट कर, डिफाइन कर रहे हैं ना एक तरीके से हम, जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। क्रिएट करता है आपका, क्रिएट करता है, अल्टर चेंजेस के लिए होता है, ड्रॉप क्या कर देता है आपका, तो जैसे कि एक टेबल है तो उसको ड्रॉप कर देगा। ट्रंकेट क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड को रिमूव कर देगा। रीनेम क्या करेगा, दिस कमांड्स इधर डिफाइन और अपडेट द डाटाबेस स्कीमा। तो DDL क्या होता है, डाटा डेफिनेशन होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। अब आपका डाटा मैनिपुलेशन है। तो डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है, एक्सप्रेस करता है क्वेरीज और अपडेट्स को। फॉर एग्जांपल ये यूज़ करता है मैनिपुलेट चीज़ों को मैनिपुलेशन के लिए, जैसे कि ये दो टाइप का होता है, प्रोसीजरल और डिक्लेरेशन। हाँ, तो ये हायर लेवल DML है जिसमें PL/SQL यूज़ होता है, और ये लोअर लेवल है जिसमें नॉर्मल SQL फ्रॉम, ठीक है। तो DML की कुछ वो हैं कमांड्स, क्या है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट मतलब इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए एग्जिस्टिंग को, डिलीट करने के लिए, ठीक है ना। तो DL हो गया आपका। अब है आपका DCL क्या होता है आपका, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब यूज़ फॉर ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग यूज़र एक्सेस ऑन अ डाटाबेस, मतलब कि जो डाटाबेस के ऊपर एक्सेस है उसको हैंडल करने के लिए। तो इसमें आपका एक होता है ग्रांट, टू गिव यूज़र एक्सेस, एक होता है रिवोक, टू टेक, मतलब कि अगर एक्सेस देना है डाटाबेस का तो आप ग्रांट यूज़ करोगे, नहीं तो रिवोक। अब आपका TCL कमांड्स यूज़ फॉर मैनेज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो कमिट मतलब सेव करने के लिए, रोल बैक मतलब कि प्रीवियस वाले स्टेज पे जाने के लिए। अब है आपका ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस। तो ड्रॉप क्या करता है, डिलीट एंटायर टेबल और डाटाबेस, वाइल डिलीट करता है कि स्पेसिफिक रो फ्रॉम अ टेबल। ड्रॉप क्या करता है, रिमूव्स बोथ डाटा एंड स्ट्रक्चर। डिलीट क्या करता है, डाटा को रिमूव करता है, स्ट्रक्चर को नहीं करता।
और ड्रॉप ट्रंक रोल बैक नहीं कर सकता, डिलीट रोल बैक कर सकता है। और इसमें वेयर क्लोज यूज़ नहीं होती है, इसमें यूज़ होती है। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसमें क्या करता है, एंटायर को डिलीट कर देता है, इसमें स्पेसिफिक रो वगैरह को डिलीट करता है। इसमें वेयर यूज़ नहीं होता, इसमें वेयर यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये सब देख लेना आप। अब आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी क्या होती हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऑलवेज हैव अ प्राइमरी की, इट्स एक्सिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट, मतलब किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता, या इंडिपेंडेंट होती हैं। और सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटीज इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। वाइल वीक में क्या होता है, वीक मतलब कि उनके अंदर प्राइमरी की नहीं होती, पहली बात तो, और वो डिपेंडेंट होती हैं। और स्ट्रॉन्ग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वीक को ऐसे। मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब वो हो गई जैसे आपका रोल नंबर वगैरह जो यूनिकली डिफाइन करें, वाइल वीक हो गई जो आप जो डिपेंड होती हैं किसी दूसरे पे, जैसे स्टूडेंट का नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड हो। अब है आपका एक्सटेंडेड ईआर फीचर, ईआर डायग्राम, ईआर फीचर, कुछ भी बोलो। ठीक है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको 3 चीज़ लिखनी होती हैं, जर्नलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, तो जर्नलाइजेशन इज़ क्या है, जर्नलाइजेशन आपका फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच को। फॉर एग्जांपल, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बनाना, जैसे कि घर बनाना है तो आपको ईंट, सीमेंट और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आपका घर बनता है एक। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, टॉप डाउन, मतलब ऊपर से चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ना। Generalization is the process of extracting common properties from a set of entities and create a generalized entry from it. ठीक है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ देखो, व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल के अंदर कार आ गया, बस आ गई, मोटरसाइकिल आ गई। तो अगर आप ऐसे चलो कि कार, बस, मोटरसाइकिल मिलके व्हीकल बना रही है, तो वो हो गया आपका जर्नलाइजेशन। वाइल अगर आप ऐसे चलो टॉप डाउन, कि आप देखो व्हीकल को हम कार, बस और मोटरसाइकिल में ब्रेक कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन ऑपोजिट है जनरलाइजेशन के, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है और एंटिटी ब्रेक डाउन होती है थ्रू सब एंटिटीज। अब देखो एग्रीगेशन क्या है, एग्रीगेशन इज लाइक कि ये कुछ एंटिटी है, ये कुछ एंटिटी है, ये कुछ एंटिटी है, इन सबको इकट्ठा करके एक डिफरेंट एंटिटी बना देना। ठीक है, एग्रीगेशन इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस ए रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप्स, है ना, रिलेशनशिप्स के अंदर एक रिलेशनशिप। तो एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि डाटा को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स इज अ प्रोसेस व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज कंसाइडर्ड एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, वही चीज़। एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं, आर यूज टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यूज। ठीक है, इसमें कुछ आते हैं आपके, देखो एग्रीगेशन फंक्शन क्या होते हैं, जैसे काउंट होता है, तो अगर आपको इसमें काउंट करना हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स इसने काउंट किए कितने हैं इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5, वो इसने रिटर्न कर दिया। इससे आप सम भी फाइंड कर सकते हो। आप सम कैसे लिखोगे, सेलेक्ट जो करना है आपको और किसका चाहिए, मार्क्स का, फिर एज टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आपको ये सम दे देगा। अगर आपको एवरेज चाहिए तो सेलेक्ट एवरेज किसका, मार्क्स का, एज किसके, उस किस में स्टोर करना है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब आपको मैक्सिमम चाहिए तो सेलेक्ट मैक्स मार्क्स का चाहिए एज मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसी आप मिन कर सकते हो। ठीक है, तो एग्रीगेशन फंक्शन आपके ये 5 थे, काउंट, मैक्स, मिन और एवरेज एंड सम। ठीक है, और लिखते कैसे हैं, सेलेक्ट जो ऑपरेशन है आपका, स्टार का मतलब होता है ऑल। ठीक है, अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक का चाहिए तो उसका नाम लिख दो कोई ब्रैकेट में, एज जो नाम आपको देना है और फिर किस टेबल में से। ठीक है, अब आपका डिफरेंस है बिटवीन एसक्यूएल एंड PQSQL, PLSQL। तो एसक्यूएल है आपका क्वेरी लैंग्वेज और PLSQL है आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका इन कमांड्स पर वर्क करती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फैच, वाइल ये लूप्स और कंडीशंस पे काम करती है। ठीक है, यू स्पेसिफाई व्हाट यू वांट। ठीक है, इसमें आप स्पेसिफाई करते हो क्या आपको चाहिए,
और इसमें आप बताते हो हाउ टू डू व्हाट यू वांट, मतलब आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, ये सिंपल क्वेरीज पे है और ये कॉम्प्लेक्स पे है। वन स्टेटमेंट एट अ टाइम चलता है, इसमें मल्टीपल चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हैं कुछ AQ के PYQs, इनको हम करते हैं एंड में। पहले एक टॉपिक और बस जाता है आपका ज्वाइन, उससे करने के बाद देखो ज्वाइन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो ज्वाइन क्या का यूज किस लिए यूज़ होता है? दो और दो से ज़्यादा टेबल्स को एक कंबाइन करके एक सिंगल टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ज्वाइन से आपको मतलब से नाम से पता है, इसमें कुछ ज्वाइंस होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। तो देखो पहले है आपका इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन क्या करता है, वो सारी मैचिंग वैल्यूज़ को रिकॉर्ड्स हैविंग मैचिंग वैल्यूज़ इन बोथ टेबल। ठीक है, तो मैचिंग वैल्यूज़ को लिख देता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ एक टेबल है स्टूडेंट्स की और ये कोर्सेज की टेबल है। तो हमने क्वेरी लिखी टू फैच स्टूडेंट्स अलोंग विद कोर्स नेम। ठीक है, कोर्स नेम के साथ हमें स्टूडेंट्स चाहिए। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट ID। ठीक है, स्टूडेंट नेम भी ले लिया और कोर्सेज में से कोर्स ID ले दी, कोर्स नेम ले लिया। ठीक है, अब फ्रॉम स्टूडेंट्स फिर करा इनर ज्वाइन कोर्सेज। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ इनर ज्वाइन करा कोर्सेज, किस बेसिस पे, ऑन स्टूडेंट डॉट कोर्स ID और कोर्सेज डॉट कोर्स ID। तो इसमें जिस जिसकी ID सेम होगी, कोर्स ID जिस जिसकी सेम होगी वो उसको दे देगा। जैसे ये देखो इसमें 101 102 C1 है ना, C1 और C2। ठीक है, तो C1 C2 इसमें भी सेम है, तो इसने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया, स्टूडेंट ID नेम और कोर्स नेम। ठीक है, तो क्वेरी कैसे लिखी इसकी है आपने, सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट ID नेम और कोर्स डॉट कोर्स नेम। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स और इनर ज्वाइन कोर्सेस, फिर किस बेसिस पे वो। अब देखते हैं देखो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, ये दोनों टेबलों को देखेगा। ठीक है, और लेफ्ट में से जो जो कोर्स ID मतलब जिस बेसिस पे ये ज्वाइन कर रहा है, तो लेफ्ट में जो जो कोर्स ID है उन सब की डिटेल्स लिख देगा लेफ्ट टेबल से। ठीक है, अब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर राइट टेबल में डिटेल्स हैं तो वो उनको लिखेगा, नहीं तो उनकी जगह नल लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ कैसे किया, सेलेक्ट स्टूडेंट दो स्टूडेंट ID सेलेक्ट कर ली, स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर लिया और कोर्स नेम सेलेक्ट कर लिया, और फिर हम स्टूडेंट्स लेफ्ट ज्वाइन कोर्सेज। ठीक है, अब देखो लेफ्ट वाली टेबल मतलब ये वाली टेबल लेफ्ट वाली, इसमें जो जो ID थी उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो डिटेल्स थी वो लिख दी। ठीक है, स्टूडेंट ID लिख दी, स्टूडेंट नेम लिख दिया। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट टेबल में देखेगा, अगर है तो लिख देगा, नहीं तो उनकी जगह नल लिख देगा। अब देखो C1 के लिए मैथ है, ठीक है, C2 के लिए साइंस है, अब C3 के लिए कुछ भी नहीं है तो नल लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट ज्वाइन। अब सेम होता है आपका राइट ज्वाइन, बस डिफरेंस ये है कि ये सारी डिटेल्स लिखता है राइट टेबल में से और मैचिंग रिकॉर्ड लिखता है लेफ्ट टेबल, मतलब कि वो सब तो सेम है। देखो क्वेरी राइट ज्वाइन कोर्सेज, अब देखो राइट टेबल में से क्या क्या है कोर्स ID है, C1 C2 C4, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दी, मैथ साइंस हिस्ट्री। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे लेफ्ट टेबल में जो जो वैल्यूज़ हैं, C1 के लिए तो है C1 का लिख दिया, C2 के लिए भी है लिख दिया, C4 के लिए नहीं है तो यहाँ नल नल लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका राइट ज्वाइन। अब आपका क्या है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या होता है, इट रिट्रीव्स ऑल डाटा व्हेन देयर इज अ मैच इज ईदर इन द लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, नो मैच फाउंड, मतलब ये सबकी लिखेगा, मतलब C1 C2 C3 C4 सबका लिखेगा। तो C1 के लिए क्या क्या था वो डिटेल्स लिख दी दोनों टेबल की, C2 के लिए लिख दी, C3 के लिए लिख दी, अगर है तो लिख दी, नहीं तो फिर नल लिख दी। अब C3 के लिए देखो इसमें तो थी चार्ली पर इसमें नहीं थी तो ये नल लिख दिया। ऐसी इसमें देखो C4 के लिए इसमें तो है हिस्ट्री तो इसमें लिख दी और इधर नल लिख दी। तो देखो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन करता है टेबल विद इन एन इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा हमने E डॉट नेम लिया एज एम्प्लॉइज, E2 डॉट नेम लिया एज मैनेजर। ठीक है, तो फ्रॉम एम्प्लॉय 1 लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय 2 ऑन बेसिस ऑफ E1 डॉट मैनेजर ID इक्वल टू E2 डॉट मैनेजर ID। ठीक है, मतलब कि
देख लेते हैं इसका। देखो अब इसमें से इसने ये दोनों चीज़ें ले ली, ठीक है। अब जब लिखा ना तो एलाइस के आगे नल, ठीक है। अब बोब आया, बोब के आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 पे क्या है यहाँ पे एलाइस, तो एलाइस लिख दिया। फिर चार्ली, ठीक है, फिर 1 है तो 1 पे क्या है एलाइस, तो एलाइस लिख दिया। फिर डेविड, ठीक है, डेविड 2 पे क्या है बोब, तो फिर बोब लिख दिया। तो इसका काम यह है कि टेबल से टेबल के भी अंदर ही काम कर लेना, ठीक है। अब है आपका क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन क्या करता है, रिटर्न कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल टेबल, मतलब कि टेबल में जितनी भी एंटिटीज़ हैं या पॉसिबल रोज हैं उन सबको लिख देना। तो सेलेक्ट स्टूडेंट्स नेम कोर्स डॉट कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस जॉइन कोर्सेज। तो उसमें क्या क्या था, नेम्स थे, एलाइस, बॉब, चार्ली और सब्जेक्ट्स थे। तो हर किसी के लिए हर किसी की वो वाली एंट्री बना दी। एलाइस के लिए मैथ भी आएगा, साइंस भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगी। जैसे नेम और कोर्स नेम सेलेक्ट किए ना, तो उनकी सबकी एक वो बना दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। तो क्या हुआ कि इनर जॉइन में क्या करता है, रिटर्न करता है मैचिंग इन बोथ वैल्यू टेबल्स में जो जो वैल्यू मैचिंग है। लेफ्ट में क्या करता है, लेफ्ट से सारे उठा लेता है और राइट में जो जो मैचिंग है उन्हें लिख के एल्स नल लिख देता है। राइट में राइट से सारे उठा लेता है यूनिक आईडी से लेके, और लेफ्ट में अगर है तो लेफ्ट का लिख देगा, नहीं तो नल लिख देगा। फुल जॉइन में क्या होगा, दोनों के उठा लेगा और जहाँ है तो लिख देगा, नहीं तो फिर नल लिख देगा। सेल्फ जॉइन में ज्वाइन करेगा विद इन अ टेबल। क्रॉस जॉइन में क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये आपका ये ख़त्म हो गया। अब देख लेते हैं आपके वो वाले इम्पोर्टेंट PYQs, सॉरी, ठीक है। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके लूजलेस पेयर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक रिलेशन टाइप गिवन होते हैं। एक तो आपका फंक्शन गिवन होगा कि किस किस के बेसिस पे बन रहा है, और फिर आपके रिलेशन गिवन होंगे, और फिर आपके ये गिवन होंगे R1 में क्या है, R2 में क्या है। तो आपका लॉसलेस पेयर डिकम्पोजिशन कब होगा, जब आपका R1 और R2 का इंटरसेक्शन 3 रूल होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहला है कि आपका R1 का इंटरसेक्शन R2 से नल ना हो, और R1 यूनियन R2 सारे वो एट्रीब्यूट्स कंटेन करे जो R के अंदर हैं, और R इंटरसेक्शन R2 मस्ट डिफाइन ईदर R1 और R2 कम्प्लीटली, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2 में ऐसा कुछ आ जाए, या तो वो पूरा R1 को डिफाइन कर दे या पूरा R2 को डिफाइन कर दे, तो इस केस में होगा वो लॉसलेस पेयर डिकम्पोजिशन। कैसे समझते हैं अब, देखो फर्स्ट है कि R1 इंटरसेक्शन R2, तो इसमें R1 को अगर इंटरसेक्शन करें R2 से तो क्या कॉमन आ रहा है, V, ठीक है। तो देखो नल तो है नहीं, पहला केस तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, क्योंकि नल नहीं है। फिर देखेंगे R यूनियन R2, अगर R यूनियन R2 करें तो क्या आएगा, VWXYZ, ठीक है। तो पूरा R मिल रहा है हमें, तो दूसरा वाला भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब है R इंटरसेक्शन R2 मस्ट डिफाइन ईदर R1 और R2। तो अगर R1 इंटरसेक्शन R2 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है V, और V को तो टेंड करेगा ही, और वाइल रिलेशन में देखें ऊपर जो रिलेशंस हैं तो WXY को भी कर रहा है, WX को भी कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से WX को भी कर दिया, V को भी कर दिया, तो VWX को कर रहा है। तो ये हमारे पास देखो R1 है हमारे पास, ठीक है। तो तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गई, तो ये आपका लूजलेस पेयर डिकम्पोजिशन है। अब अगर दूसरे को देखें तो देखो दूसरे में अगर R1 इंटरसेक्शन R2 करें तो क्या आएगा, हमें कॉमन क्या मिलेगा, X, इसमें भी X है इसमें भी X है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो वेरीफाई है। अब दूसरा R1 इंटरसेक्शन यूनियन R2 करें तो VWXYZ, तो वो तो मिल रहा है हमें जो चाहिए, ठीक है, पूरा R मिल रहा है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2 करें तो हमें पूरा या तो R1 मिल जाए या R2 मिल जाए। तो R1 इंटरसेक्शन R2 करने पे हमें X मिल रहा है, ठीक है। तो X को तो ट्रेंड करेगा ही, पर यहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि X उसको भी कर रहा हो, बाकी को भी कर रहा हो, या तो BW को कर रहा हो
और या फिर वाई जेड को कर रहा हो, तो हमें वाई जेड या वी डब्ल्यू नहीं मिल पा रहे हैं ऊपर वाली कंडीशंस को देख के। जैसे यहाँ पे वी टेंस टू डब्ल्यू एक्स मिल गया था ना, तो हमें पूरी मिल गई थी डब्ल्यू एक्स, तो ऐसा यहाँ नहीं है। तो ये है लॉस वाई, ठीक है, ये है लॉसलेस पेयर डिकम्पोजिशन। और अगर इनमें तीनों कंडीशन वेरीफाई नहीं करें तो वो होगा आपका लॉस, ठीक है। अब है आपका, जैसे आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी होती हैं जिसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास है एक टेबल स्टूडेंट इशू बुक नाम से, और आपको क्वेरीज लिखनी होती है इसमें। तो आपकी पहली है कि लिस्ट द रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ब्रांच CHC। तो आपको उनका रोल नंबर और नेम लिखना है जिनकी ब्रांच CHC है। तो पहले तो देखो नॉर्मल वो लिख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं, फिर उसका रिलेशनल अलजेब्रा लिखेंगे। तो नॉर्मल कैसे लिखोगे आप, सेलेक्ट रोल नंबर, क्या क्या चाहिए आपको, रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ब्रांच CHC। तो रोल नंबर और नेम ले लिया आपने स्टूडेंट के टेबल से, वेयर ब्रांच CHC, जहाँ पे ब्रांच CHC है, ठीक है। अब देखो इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं, पाई लिखेंगे, फैचिंग डाटा के लिए यूज़ होता है पाई। और फिर जो जो चाहिए, क्या क्या चाहिए, रोल नंबर और नेम चाहिए, तो उसको लिखेंगे नीचे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में सिग्मा, ये है आपका फंक्शन कंडीशन, मतलब इम्पोर्टेंट कंडीशन जो आपकी कंडीशन है। फिर उसके नीचे लिखेंगे जो कंडीशन है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपको चाहिए रोल नंबर और नेम जहाँ ब्रांच है CHC, तो उसके नीचे लिखेंगे कंडीशन और किस टेबल से चाहिए, फिर उसके आगे वो वाली टेबल, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या चाहिए था, रोल नंबर और नेम चाहिए था जिनकी ब्रांच CHC है। तो पाई क्या चाहिए, रोल नंबर और नेम, फिर सिग्मा कंडीशन क्या है, ब्रांच CHC किस टेबल से, स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये तरीका है आपका रिलेशनल अलजेब्रा लिखने का, ठीक है। तो इन जो बाकियों का इनका क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, पर आपको समझाने के लिए समझ आ जाएगा। जैसे कि अब देखो आपका नेक्स्ट क्या है कि आपको वो नेम चाहिए जिन जिनका पब्लिशर ABC है, ठीक है। तो इसमें पब्लिशर किन किन का ABC होगा, जिनका इसमें से मैच कर लेंगे, इसमें स्टूडेंट में से ये, और ISBN नंबर हम चेक कर लिए अगर, तो हमें पता लग जाएगा किस किस का पब्लिशर सेम है ना। तो हमने क्या किया, पाई नेम चाहिए जिनका पब्लिशर ABC है, और ये साइन होता है ज्वाइन का, तो तीनों टेबल को ज्वाइन कर दिया डाटा फैच करने के लिए, ठीक है। जिनका पब्लिशर ABC है वो सब मिल जाएंगे इन तीनों टेबल से। अब है आपका, हमें चाहिए टाइटल एंड ऑथर जिसका नेम है राम, है ना। तो टाइटल हमारा किसके अंदर है, बुक के अंदर, ठीक है। ऑथर हमारा है बुक के अंदर ही है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमें चाहिए टाइटल और ऑथर जिसका नेम है राम, तो और फिर तीनों टेबल को ज्वाइन कर दिया। अब इसमें हमें चाहिए टाइटल जिसकी डेट ऑफ इशू लेस देन 2020-12-01 है, ठीक है। तो हमें टाइटल चाहिए, तो टाइटल और इशू वाली टेबल का यूजेस, नेम तो चाहिए नहीं, तो इसलिए इसने हमने स्टूडेंट वाली टेबल को नहीं लिखा। पाई टाइटल चाहिए कि क्या कंडीशन है, डेट ऑफ इशू लेस देन इतना, और किस किस टेबल से चाहिए वो लिख दिया। अब ये देखो हमें टाइटल चाहिए किसका, जिसका पब्लिशर है ABC। तो टाइटल हमारा किसके अंदर है, टाइटल हमारा बुक वाले के अंदर ही है, तो सिर्फ बुक वाला लिखा। पाई टाइटल क्या चाहिए, टाइटल जिसका पब्लिशर ABC है, कौन सी टेबल से, बुक से। तो मतलब इन शॉर्ट पाई के नीचे लिख देंगे जो हमें चाहिए, फिर सिग्मा उसके नीचे कंडीशन, और जिस टेबल से चाहिए वो टेबल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है DBMS का वन शॉट, जिसमें सारी यूनिट्स अच्छे से कवर करा दी गई हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप ये वन शॉट देख के चले जाओ, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और आप एग्ज़ाम फोड़ के आने वाले हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टाटा बाय बाय।